So before starting, I just want to something that is, what do you know about hacking? Tell me, what do you know about hacking? So we can say that it is finding the problems or vulnerabilities we can find Okay, and get into the system, and then we can exploit it. exactly. Yeah. So hacking it means, मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ basically. Where hacking is basically done by the two things. First one, that is a VA, and second thing, that is a PT. Okay. Okay. So VA, you can say that is a vulnerability assessment. All right. Yes. Vulnerability assessment. That is a part of vulnerability assessment, and in this phase we are basically find out the weakness into the system as well as the network. Right. जो हैकिंग करते हैं वो बेसिकली दो चीजों पे करते हैं, या तो हम सिस्टम पे करेंगे या तो हम नेटवर्क बेस्ड हैकिंग करेंगे, ठीक है। Okay. हम Correct. दो ही टाइप की हैकिंग कर सकते हैं, या तो हम सिस्टम बेस्ड हैकिंग कर सकते हैं या तो हम नेटवर्क बेस्ड हैकिंग कर सकते हैं। क्या आता है इसमें वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। Right. और okay, so vulnerability assessment is basically to find out the weakness. You can say that the loopholes, yeah, you can say that vulnerable point. If that attackers are basically using that vulnerable point to attack on that particular system or a network. So वो जो point है, या वो जो हमारे लिए एक हम जो find out कर रहे हैं weakness है या आप loophole जो कह रहे हो, that is a part to find out by the using of vulnerability assessment part. Okay. 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 जब हमने vulnerabilities निकाल ली, after that we have to penetrate that vulnerability. ठीक है। Right. ये आता है आपका penetration testing के अंदर, and penetration testing के अंदर in this field we are basically exploit that vulnerability by the sending of payload. Correct. And that payload is basically creating by the scripting language. Right, sir. Okay, a scripting language for gaining access. For gaining access of that particular system or a network. यानी कि इस फेज में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमें वर्नेबिलिटीज मिली हैं उन वर्नेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं पेलोड को सेंड करके या पेलोड की हेल्प से, एंड दैट पेलोड इज बेसिकली क्रिएटिंग बाय द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज अ रूबी, पर्ल, बैश, या फिर आपकी PHP या फिर पाइथन, है ना। these types of all the scripting languages we can use to exploit them, right, for gaining access of that particular system or a network. So दिस इज द एक्चुअल एल्गो, आयुष, जो हम क्या करते हैं अपनी हैकिंग को समझते हैं। लाइक अगर आप नॉर्मल मार्केट में किसी से बात करते हो, अपने आसपास लोगों से बात करते हो, यू आर जस्ट सिंपली से कि आई एम जस्ट लर्निंग ए हैकिंग या आई एम ए हैकर, सो द पीपल इज बेसिकली थिंकिंग यू आर अ malicious one. Right, but that is not the actual thing. Hacking is not only for the malicious thing. Hacking is basically to provide a security also. सेफ पॉइंट दिया है ना। राइट। तो एक बेसिक एल्गो का मैं बात करूं कि अगर एक हैकिंग की बात करता हूं, दैट इज मे बी दैट इज अ लीगल, दैट इज अ इलीगल, दोनों तरीके से हो सकती है। सो इन दैट सिनेरियो हैकिंग की दिस इज अ बेसिक एल्गो, चाहे वो एक एथिकल हैकर हो, चाहे वो एक नॉन एथिकल हैकर हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हैकर हो, जो एक बेसिक एल्गो वो यूज करता है, दैट इज द सेम थिंग। फर्स्ट वन दैट इज परफॉर्मिंग द VA पार्ट, एंड आफ्टर दैट यू आर परफॉर्मिंग द PT पार्ट, राइट। राइट। क्लियर। सो ये चीज क्लियर है ना, बेसिक एल्गो हमारी। Okay, so after that we are just I'm just going to share my another screen and you can see all the files. Okay. All the notes. Yes. अच्छा आयुष, पहले हम हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर उस कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जी। तो स्टार्टिंग के आपको 1 या 2 सेशंस या 3 सेशंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल बेसिस होंगे, ठीक है। जो हम आगे चीजें यूज करने वाले हैं, आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे, उन सब का प्रैक्टिकल हर कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। जी। ओके, तो जो मैंने आपको बताया था हैकिंग, दैट इज द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ टू फाइंड आउट द वीकनेस इनटू अ सिस्टम एज वेल एज द नेटवर्क, एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज बेसिकली टू एक्सप्लॉइट दैट weakness by the sending of payload that will be creating by the scripting language for gaining access of that particular system or a network. That is called the actual definition of hacking, right? Correct. तो आप hacking को या तो इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर आप अगर दूसरी तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहो तो you can say that hacking means to accessing any data, information or any system with and without the permission of individuals. यानी परमिशन के साथ भी हो सकता है और विदाउट परमिशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। राइट। ओके, सो अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैकिंग। हमारे पास 2 तरीके की हैकिंग आती है आयुष।
पहली होती है that is called the authorized way, and the second thing that is called the unauthorized way of hacking. ठीक है? Okay. So if we are talking about the authorized way of hacking, it means if you are an ethical hacker and you just performing the hacking with the permission of owner as well as organization as well as individuals. So you can say that that type of hacking are basically called as a authorized way of hacking, ethical way of hacking, as well as a legal way of hacking. Right. Okay. And unauthorized way of hacking, it means if you are performing the hacking without the permission of owner as well as organization as well as the individuals. So it means you can say that that type of hacking is basically Unethical. unauthorized way of hacking, illegal way of hacking, as well as the Ethical. non-ethical way of hacking. No. Okay. Right? Okay. ठीक है? So इसमें दो टाइप से हम हैकिंग कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया. अब एथिकल क्या है? एथिकल मींस टू लीगल प्रैक्टिसेस शुड बी परफॉर्म. एथिकल मींस ये होता है कि आप लीगल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करो या लीगल, राइट? सो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है जो आपको एक बेसिक आइडिया देगी कि हैकिंग एक्चुअली में किस तरीके से लोग करते हैं या एक्चुअल हैकिंग होती किस टाइप की है. ठीक है? मे बी आपने शायद वीडियो पहले देखी हो, या अगर नहीं देखी होगी तो दैट इज अ न्यू वन फॉर यू. Yes. Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosts. You've probably seen many movies where hacking is portrayed like this. Wait, what does this even mean? Let me show you what hacking actually looks like. From the point where you're casually browsing the web to the point where your social media accounts were वॉइस आ रही है ना आपको? आ रही है. hacked, hacking happened. The hacker was able to take over your digital life. But how did he manage to do that? He might have done one of these three things. Let's see what they each mean. Breaches. Believe me or not, your password is probably already out there, publicly available on the internet without even your knowledge. This might feel a bit unconvincing, but it's true that there is a chance. Even mine existed publicly on the internet without even me knowing it, until recently when I finally found out that my credentials are already stolen and available for literally anyone to see. I had to then change my password on all my websites immediately. But how did this happen? How is it that your credentials are already publicly available on the internet? This is because of data breaches. When hackers manage to hack a website and get access to the website's database, where the user information like their credentials are stored, they leak all this data on the internet. In most cases, they sell this data on hacker forums and dark web, or even post it on Pastebin. It's the hacker's choice, of course. This data contains the usernames and passwords of all or a part of the users of that website. So if you are a user of the website that got breached, your data is leaked too. Most of the websites hash your passwords before they store it in their database. So a hacker needs to first crack your password hash in order to find your real password in plain text. But I'm not saying that it is impossible to crack a password hash. In fact, most of the data breaches on the internet contain plain text passwords. Many famous websites like Twitter, LinkedIn, 000 Webhost, etc. already suffered major data breaches. And all these breaches are publicly available on the internet, literally for anyone to see. Fun fact, there is a breach compilation available on the internet that contains literally 1.4 billion email password combinations. Think about it, 1.4 billion. If you want to check whether your credentials are included in any data breach, you can go to haveibeenpwned.com and enter your email to search for any data that is associated with that particular email in any of the data breaches on the internet. But let me also tell you, even though your results are positive on this site, your data might still be in one of the breaches, which is not popularly known, but still exists. This is the easiest way anyone can take over your social media accounts or online banking accounts or whatever it is. Recently, many YouTubers like Megan Rinks got their channels taken over by hackers because apparently their credentials already existed in a data breach. The best way to stay safe from data breaches is to use a different password for every website.
Use a password manager like -10 to generate random, unique passwords for every website you use. Social engineering. This is literally you giving away your username and password to a stranger on the internet. Hackers can pretend to be someone else to try to extract your crucial information, like your credentials, directly from you. For example, let's say you get a link like this from someone, and this link claims that you can get Instagram likes instantly for free of cost. You click on the link and you're taken to a very convincing website that claims to offer you free likes for your Instagram posts. If you put in your Instagram credentials on this website, thinking that this is a legit website, well, you're hacked. This is called phishing. It is one of the several types of social engineering attacks, and it is also the most common technique hackers use. Now, this is obviously not limited only to Instagram. You may end up losing your other social media accounts, email accounts, or even your online banking accounts through social engineering. However, the way a hacker approaches you to perform this social engineering can vary. And sometimes, even if you're not a computer illiterate, you may still fall for it. A hacker can also install a rat on your device through social engineering. A rat is nothing but a malware that gives the hacker remote access to your device. By installing a rat, the hacker will be able to do literally anything, like stealing your credentials for different websites by using a keylogger, stealing your photos and videos. Have you seen this screen before? कुछ इस टाइप की देखी है? नहीं देखी। no, it's really interesting. आगे चल के ये चीज इंट्रोड्यूस होगी। ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, इस पे जो कमांड्स लिखे हैं, है ना, ये चीजें मैं दिखाऊंगा आगे आपको। Okay. Finding your exact GPS location, or even operating your device's camera or microphone without your knowledge. For example, look at this innocent SMS I received, which claims that if I install this network carrier app, I will get free internet data. I click on the link and download the APK. It does look like the official app of the network provider. Well, actually, it is indeed the official app of the network provider. But a rat is binded to this app by the hacker. As soon as I install this on my device, the hacker has complete access to my device. I was recently targeted by someone and they tried hacking my YouTube channel through social engineering. I've already made a video about it explaining what happened. If you are interested, you can watch the video by clicking the link in the description below. Man-in-the-middle attacks. Now, this type of hacking is not very likely to occur, but there is a chance that you can get hacked by man-in-the-middle attacks. In this attack, a hacker can put himself as the man in the middle between you and the internet you're browsing. Let's say you're browsing internet from a public Wi-Fi network. Anyone who is using the same Wi-Fi network will be able to put themselves as the man in the middle, and they can see your internet traffic or even modify it. This means they will be able to see literally everything that you are sending and receiving from the internet using that public Wi-Fi. But as I said, it is very unlikely to happen because most websites nowadays use HTTPS connection, which means the traffic between you and the website is encrypted, and no man in the middle will be able to extract this internet traffic. But you're still at risk if you're using a website that doesn't use HTTPS over HTTP. In such a case, you may want to use a VPN to stay secure while browsing. You can watch the video I made about VPN to know more about why it's a good idea to always use a VPN. I will make sure to leave. तो कुछ क्लियर हुआ आपको? Yes, हाँ सर. कि अलग-अलग तरीके यूज करते हैं हैकर्स आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे सोशल इंजीनियरिंग था जिसमें इंस्टाग्राम के लाइक्स के लिए इसने बताया, है ना, कि आप बढ़ा सकते हो और आप क्या करते हो। एक्चुअली यूजर्स ये काम करते हैं। जब हम सोशल इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे तो मैं इससे रिलेटेड जो लाइव एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी मैंने अपने जो भी अपनी हिस्ट्री है उसमें अपने ये जर्नी में फेस किए हैं या फिर लोगों से मुझे सुनने को मिले हैं, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। प्लस एक और आपने देखा जैसे जो लास्ट वाला था हमारा मोबाइल ऐप वाला, कि एक मोबाइल ऐप भेजा और उसमें कहा कि अगर आप एक लिंक भेजा बेसिकली, और लिंक के साथ क्या था कि आप अगर डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आपके सिस्टम के अंदर क्या आपका पर्टिकुलर एक फ्री रिचार्ज या फ्री डेटा आपको मिल जाएगा इंटरनेट का। तो जो पीपल्स ग्रीडी हैं, जिनको इंटरनेट के लिए लालच है, वो डेफिनेटली उस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब देखो जो ऐप था दैट इज लुक्स लाइक द सेम ऐप, एक्चुअली द ओरिजिनल ऐप जो आपका आइडिया का ऐप था, ठीक है। बट उस ऐप के साथ अटैकर्स क्या काम करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन बाइंड कर देते हैं,
दैट इज कॉल्ड अ बाइंड प्रोसेस, यानी कि दोनों को अटैच कर देना, ठीक है। तो बाइंडिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे कर सकते हो आप, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो काफी कुछ है सीखने के लिए हमारे पास, बस धीमे धीमे हमें चलना है और सीखते जाना है, राइट, ठीक है। नाइस। ओके, सो एक आपको बेसिक आइडिया मिल गया। अब आगे चलते हैं। हम जो हैकिंग करने वाले हैं, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड की बात करता हूँ, तो उसमें दो तरीके की आगे जाके ना टीम्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, दैट इज अ रेड टीम एंड अ ब्लू टीम। आई गेस आपने सुनी होंगी रेड टीम, ब्लू हाँ, टीम। ये सुना, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, बट मैं क्यूरियस आपको बज एक रहा है। बेसिक आइडिया देता हूँ, रेड टीम एंड ब्लू टीम क्या काम करते हैं, ठीक है। हम्म, अगर आप ऑफेंसिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड यू जस्ट वांट टू ज्वाइन, यू जस्ट वांट टू परफॉर्म द ऑफेंसिव थिंग्स ओनली, तो इट राइट, मींस आप अटैकिंग मोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप आगे जाके इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड में रेड टीम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर आप डिफेंसिव की तरफ केवल जाते हो, यानी प्रोटेक्शन मोड पे आप काम करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन इन फ्यूचर, दैट इज अ ब्लू टीम। अब रेड टीम मतलब अटैक ऑफेंस का मतलब ये नहीं कि ये कंप्लीटली इलीगल हो गए, दीज आर ऑल द लीगल पर्सन। हाउ? बिकॉज रेड टीम क्या करती है, ऑफेंसिव टीम कहलाती है। जैसे सपोज करो किसी ने एक नया एप्लीकेशन या कोई नया हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और उसने कहा कि दिस इज माय कंप्लीट अ सिक्योर डिवाइस, सिक्योर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन माय कंपनी, राइट। तो रेड टीम उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करेगी, वहां जाएगी, क्रैक करेगी और आपके दिखाएगी कि आपको करके दिखाएगी कि यू आर नॉट सिक्योर्ड। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रेड टीम। यहाँ पे ये कुछ भी क्रैक करके मिसयूज नहीं करते, ना ही आपके डेटा को कहीं लीक करते हैं। ये केवल बस आपको ये श्योरिटी दिलाते हैं कि यू आर नॉट सिक्योर्ड, ओके, ठीक है। तो Got दिस it. इज द वर्क ऑफ रेड टीम एंड ब्लू टीम, जो केवल प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर कहीं से भी कोई अटैक हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कंप्लीटली ब्लू टीम का ब्लू होता है, टीम। ठीक है। ओके, एक सो एक बंदा मतलब दोनों टीम के लिए कर सकता है काम? क्यों नहीं कर Hacking, सकता है, क्योंकि offensive. आप एक चीज समझो, आप क्या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो अगर, ठीक है, आपके एग्जांपल बताता हूँ, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्या फायरवॉल पे और हार्डवेयर पे दोनों पे काम कर सकते हो एक साथ? कर सकता हूँ। अगर एक बड़ी कंपनी होगी और उस केस में आपको एक हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर आप बनते हो, तो क्या आप फायरवॉल भी वहां पे बैठ के नहीं नहीं, मैनेज तब कैसे करोगे उसका? करूँ? नहीं, नहीं करोगे ना। तो करेक्ट नहीं। दिस इज द सेम थिंग कि आप अगर एक ऑफेंसिव की तरफ जा रहे हो तो आप डिफेंस भी करो, ऑफेंस भी करो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी ना आगे जाके, ओके, करेक्ट। ये है। बाकी आप कर सकते हो, दैट्स टू गुड। नहीं, मतलब मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग में ज्यादा बड़ी टीम नहीं है हम लोग की, हाँ, तो वही वाली बात होती है ना, अगर टीम जैसे Correct. बड़ी नहीं होती है तो हमारा काम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, कंबाइंड हो जाता है। बट अगर Right. एक अच्छी कंपनी की हम बात करें, बड़ी कंपनी की बात करें, टीम बिग होगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है कंपनी की अगर ज्यादा है, तो उस हाँ, केस में आप सारा काम अकेले नहीं कर पाओगे, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। राइट राइट, टीम्स बढ़ जाएंगे फिर। एग्जैक्टली, तो वही वाला काम है यहाँ पर, ठीक है। ओके ओके, बाकी हम अगर किसी इनिशियल बेस पे किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी, तो दोनों ही काम हमें करने पड़ते हैं, टीम वाले, यानी ऑफेंस भी और डिफेंस भी, डिफेंस। ठीक है। ओके, मैंने आपसे कहा था कि हम हैकिंग दो चीजों पे करते हैं, या तो हम नेटवर्क बेस्ड हैकिंग करते हैं या तो हम सिस्टम बेस्ड हैकिंग करते हैं, राइट। राइट राइट, तो अगर हम सिस्टम बेस्ड हैकिंग करेंगे तो उसमें किस टाइप के सिस्टम्स आ सकते हैं हमारे लिए, जैसे कि हमारे पास मोबाइल बेसिस हो सकती है हैकिंग, आपकी ओएस बेसिस कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर हम कर सकते हैं, या फिर कोई भी आईओटी डिवाइसेस है दैट इज आल्सो हैविंग द ओएस, राइट। सो हम उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोबाइल बेस्ड हैकिंग, तो यहाँ पे 4 तरीके के प्लेटफॉर्म मैंने लिख रखे हैं जिनका हम यूज करते हैं हैकिंग करने के लिए। जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म जो कि आपको मिलता है किसके अंदर है, एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइसेस के अंदर मिलता है, राइट। ओके, यूनिक्स प्लेटफॉर्म आपको किसके अंदर मिलता है, जितने भी आपके आईफोन्स आते हैं जो iOS बेस्ड है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उनके अंदर आपको यूनिक्स प्लेटफॉर्म मिलता है। आपने विंडोज का प्लेटफॉर्म सुना होगा, जो कि विंडोज फोन के अंदर आपको मिलता था, लाइक नोकिया हो गया या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स हो गए, है ना। एक और बीच में आया था, दैट इज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज बेस्ड ऑन अ जावा प्लेटफॉर्म। काफी पुराना। हेलो, हाँ हाँ, सुना था आपने इसको? हाँ, काफी पुराना, लेकिन उस टाइम पे। एग्जैक्टली, जब हमारा एंड्रॉइड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और राइट, उससे पहले जब हमारे पास मल्टीमीडिया फोन स्टार्ट हो गए थे, आई गेस आफ्टर 2005, तो उस राइट समय हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था। राइट राइट राइट, तो उसमें जब भी कोई भी गेम्स ओपन करो या सिस्टम को स्विच ऑफ करके ऑन करो, तो वहां पे जावा का लोगो बन के आता था, करेक्ट, है हाँ, ना। राइट,
ये तो हो गए मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात। इफ यू टॉक अबाउट द ओएस या फिर आपके IoT डिवाइसेस, तो IoT डिवाइस इज आल्सो हैविंग द OS, राइट? सो उस Right. केस में हमारे पास तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स या तीन टाइप के प्लेटफॉर्म्स आते हैं, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अ प्लेटफॉर्म। सबसे पहला होता है यूनिक्स प्लेटफॉर्म, जो ज्यादातर आपको एप्पल के लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा, ठीक है? Right. दूसरा आपका लिनक्स प्लेटफॉर्म होता है, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर आपका सब पार्ट ऑफ यूनिक्स बोल सकते हो, जो क्रिएट किया गया है। एंड इसके ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं, जैसे कि रेड हैट हो गया, रेड हैट इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स, राइट? Linux, या right. फिर आप फ्लेवर्स यूज कर सकते हैं, लाइक फ्लेवर्स में जैसे आपका काली हो गया, उबंटू हो गया, पैरेट हो गया, मिंट हो गया, सेंटोस हो गया, दीज आर ऑल द लिनक्स फ्लेवर्स, राइट? Correct. तो इस केस में जो हम अपने हैकिंग के लिए यूज करते हैं या प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ ओएस काली। जो सबसे अच्छा। ज्यादा अटैकिंग के लिए ओएस यूज किया जाता है वो है काली काली। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? Correct. Correct. काली को बिफोर ऑफ 2013 बोलते थे बैकट्रैक ओएस। क्या बोलते थे? Backtrack. बैकट्रैक। ये कंप्लीटली बैकट्रैक ओएस जो होता था वो कंप्लीटली CLI बेस्ड था, इसमें कहीं भी कुछ भी ग्राफिकल नहीं होता था। तो जो भी पर्सन अगर बैकट्रैक ओएस यूज करता था तो उसको सब कुछ अपना क्या करना पड़ता था, CLI बेस पे, CLI. ठीक है? वो Right. कंप्लीटली CLI पे चलता था टर्मिनल पर। बट आफ्टर 2013 उन्होंने क्या किया, बैकट्रैक को इंट्रोड्यूस किया एज अ ग्राफिकल प्लस CLI बोथ के साथ, जिसमें उन्होंने उसका नाम चेंज करके काली कर दिया। काली रह दिया। और आज की डेट में जो हम काली यूज करते हैं, दैट इज 2020.3, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ काली, राइट? अब ये कैसे होंगे, किस तरीके से आप इंस्टॉल करोगे, वो जो हम लैब सेटअप की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हमें करने हैं, ठीक है? Right. नेक्स्ट है विंडोज के। हमारे पास विंडोज के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। विंडोज प्लेटफॉर्म है जिसमें 7, 8, 10 है ना, या फिर 10.1 या 11, दैट इज आल्सो कमिंग, अभी तक तो नहीं आई, आ जाए। तो ये सारे क्या है, आपके सिस्टम बेस्ड हैकिंग, यानी कि आपको एक बेसिक आइडिया मिला कि अगर मुझे सिस्टम बेस्ड हैकिंग करनी है तो इट मींस आई वांट द OS, राइट? Right. अगर OS है देन वी कैन ट्राई टू हैक दैट, ओके? Right. तो ये तो हो गई सिस्टम बेस्ड हैकिंग बात। अब बात करते हैं नेटवर्क बेस्ड हैकिंग की। नेटवर्क बेस्ड हैकिंग में फर्स्टली यू नीड द IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। If you are getting the internet protocol address in the network, so you can try to hack that particular server, you can try to hack that particular system also, if that system is basically connecting in a network, right? तो IP के basis पे system based hacking भी कर सकते हैं अगर that system is basically connected in a network first, okay? Right. तो इसमें सर्वर्स आते हैं अलग अलग, एप्लीकेशंस आते हैं और आपके सिस्टम्स भी आते हैं, ठीक है? ठीक है। बट एक बेसिक नीड होती है कि हमें IP एड्रेस मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर मशीन का, या Right. टारगेट का हमें IP एड्रेस मिलना चाहिए। अब इनके लिए तीन टाइप के एड्रेसेस हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका पहला हो गया नेटवर्क एड्रेस, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस एंड इट इज लुक टू सीम्स लाइक दिस वन, you know very well about that network address, that is the IP address, right? Right. 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 नेक्स्ट होता है फिजिकल एड्रेस, दैट इज अ मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस आपको पता होगा, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। एंड आप फायरवॉल अगर आपने पढ़ी है तो फायरवॉल में भी सबसे ज्यादा मैक एड्रेस को इंट्रोड्यूस MAC एड्रेस को ही करते हैं हम लोग। तो कंप्लीटली आपको पता है दैट इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ दैट एनी टाइप ऑफ डिवाइस, राइट? जिसके पास एक OS है, हार्डवेयर है, उसके पास एक मैक एड्रेस होगा ही होगा, है ना? राइट। राइट। तो अगर हम नेटवर्क बेस्ड हैकिंग कर रहे हैं तो हमें दो टाइप के एड्रेस के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि आपका डिवाइस किस टाइप का है। लाइक हम मैक के एड्रेस के बेसिस पे ये पता कर सकते हैं कि डिवाइस का टाइप क्या है, एंड नेटवर्क IP यानी कि नेटवर्क एड्रेस के बेस पे ये पता कर सकते हैं कि ये राउटर से किस टाइप के पैकेट्स को सेंड कर रहा है, ठीक है? ओके। राइट। लोकल एड्रेस एक अनदर टाइप ऑफ एड्रेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज लोकल होस्ट एड्रेस या लूप बैकिंग एड्रेस बोलते हैं। एंड इट सीम्स लाइक ये इसकी फिक्स IP होती है 127.0.0.1, राइट? राइट। राइट। ओके, सो आयुष, इट्स जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन। यस सर। हम जो लोकल एड्रेस, लोकल होस्ट एक्सेस करते हैं वो हम इस एड्रेस से करते हैं, राइट? राइट। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो क्या ये मुझे लोकल होस्ट एड्रेस करके देगा, लोकल सर्वर एक्सेस करके देगा या नहीं देगा? देगा। देगा, राइट। देगा। डन। देगा। रीजन मतलब ये क्योंकि 127 इज अ लूप बैक, राइट? उसके बाद हम लोग 54 होस्ट तक जा सकते हैं उसमें। एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट, सही आंसर। ओके।
ठीक है, तो हम एक्सेस कर सकते हैं एग्जैक्टली 127 हमारा क्या है, फिक्स होता है हमारे लिए, किसके लिए, लोकल एड्रेस के लिए, लूप बैकिंग एड्रेस के लिए। उसके आगे की कोई भी आईपी हो आपकी 1 से लेके 254 तक, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट होता है आपका, अगर हम विंडोज के अंदर नेटवर्क एड्रेस या मैक एड्रेस को चेक करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज कमांड दैट इज ipconfig, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। राइट। लिनक्स के अंदर अगर हम चेक करना चाहते हैं तो वी कैन यूज ifconfig। कॉन्फ़िगरेशन। सो मैं इनके ये रन करके नहीं दिखा रहा बिकॉज यू नो वेरी वेल, राइट। हाँ। विंडोज के लिए अगर हम मैक एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज द गेट मैक, राइट। और अगर हम लिनक्स में ट्राई करना चाहते हैं तो ifconfig ही हमें बता देता है कि उसका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैकिंग, कि हैकिंग होती क्या है, ठीक है, और कितने टाइप की होती है और किस किस टाइप की हम हैकिंग को करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आते हैं हैकर्स। सो could you please tell me Ayush, what do you know about the hacker? Like hacker होते कौन है, क्या समझते हो आप हैकर क्या है? डिपेंड्स है, मतलब लाइक मेरा जो थॉट है कि सेफ गार्ड जो करे हम लोग को, तो सेफ गार्ड हो, हाँ, जो मुझे बचा सके, जो बचा सके। क्या हैकर्स किसी भी टाइप के मैलिशियस वन नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ब्लैक हैट्स। ना, ओके। सो हैकर्स है क्या? फर्स्टली हैकर इज जस्ट अ टाइटल, नॉट अ पर्सन। फर्स्ट राइट। हैकर उसी को मिलता है whose person are basically a most skilled and technical people who are proficient in understanding the technical aspects। जो पर्सन हैकिंग रिलेटेड थिंग्स है इतना टेक्निकल हो जो कि उसमें लूप होल्स फाइंड आउट कर सके, प्लस उसको हैक कर सके या उसके अंदर से पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सके, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज बेसिकली गिविंग अ टाइटल दैट इज अ हैकर, राइट। अब अगर वो बेसिकली जो हैकर है वो किस टाइप का बन जाता है, अगर वो पर्सन जो है टेक्निकल एक्सपर्ट जो पर्सन है हमारा, अगर वो लीगल तरीके से कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ एथिकल हैकर। अगर वो आपका इलीगल तरीके से कर रहा है तो उसे हम कहेंगे क्रैकर, ठीक है, ओके, या नॉन एथिकल हैकर भी आप बोल सकते हो। तो these are the person who can perform the hacking part, these are basically called as a hackers। clear। हैकर्स के हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक तो है कोर कैटेगरीज, एक है अदर कैटेगरीज, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर कैटेगरीज, तो सबसे पहला आता है हमारे पास व्हाइट हैट हैकर, दैट इज कॉल्ड अ एथिकल हैकर। सो इसके एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। हैकर व्हाइट हैट हैकर कौन सा होता है? These are all the authorized persons and they can perform hacking with the permission of owner as well as the organization as well as the individuals. So these hackers are basically called as a white hat hacker, ethical hacker and the legal hackers also, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ब्लैक हैट हैकर, these are all called as a crackers। तो ये कौन से होते हैं? These are unauthorized person and they can try to hack you by the using of different tools and different services, and they can hack you and get the details from your system as well as the network, and they can use that information for the personal use, right? That type of hackers are basically called as the black hat hackers, ठीक है, राइट। तो आपने जितने भी अटैक सुने होंगे, लाइक जैसे कि लोगों के अकाउंट से पैसे चोरी हो जाना, है ना, सिस्टम्स हैक होके उनकी डिटेल्स चोरी हो जाना, उनकी फोटोज चोरी हो गई और उसके बाद क्या है वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट कर देना, है ना, तो these are basically done by the crackers। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द bounty hunters also। Why? Because these are the hackers are lies between the white hat and the black hat, and these are also the unauthorized persons। तो अगर ये भी unauthorized हैं तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ब्लैक एंड इनमें डिफरेंस केवल इतना सा है, they are basically performing the VA part without the concern of owner as well as organization, but after finding out the vulnerability they are directly informed to that particular individual before getting the access of that particular thing। okay। मतलब ये केवल vulnerabilities फाइंड आउट करते हैं विदाउट कंसर्न, विदाउट परमिशन के, लेकिन vulnerabilities फाइंड आउट करने के बाद उसका एक्सेस नहीं लेते, ना ही एक्सेस लिए, अगर उसका एक्सेस लेने का ट्राई भी करते हैं तो उसके अंदर से कोई भी मिसयूज नहीं करते आपके डेटा का। दे आर जस्ट सिंपली टू इन्फॉर्म यू कि आपके अंदर vulnerability है, प्लीज पैच दिस vulnerability। तो इन टाइप के हैकर्स को हम बोलते हैं बग बाउंटी हंटर, जो कि आपने एक वर्ड सुना होगा, बग हंटिंग, है ना। तो बग हंटिंग सबसे ज्यादा जो होती है वो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स में करी जाती है, यानी कि वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस में हम करते हैं, है ना, और उसके अंदर से बग बाउंटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं।
तो इसके लिए अगर कोई भी कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलाती हैं। जैसे किसी भी एक कंपनी ने अपनी कोई वेबसाइट लॉन्च करी, ठीक है, कोई सर्वर लॉन्च किया, तो क्या करते हैं कि वो बग हंटिंग प्रोग्राम चला देते हैं। क्या कहते हैं कि आप आओ मेरी साइट पे वल्नरेबिलिटीज निकाल के दो एंड आई विल गिव यू द प्राइस मनी। राइट। क्यों करते हैं? इसके पीछे दो रीजन है। पहला, जो उनके पास सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, या तो वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे वल्नरेबिलिटी, ठीक है। दूसरा, एक डर होता है। फियर किस चीज का है कि अगर उन्होंने ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया और हो सकता है कोई अटैकर उनको टारगेट करके उनके डेटा को निकाल ले, तो वो उसका मिसयूज कर लेगा। तो बेटर है कि उससे पहले अगर आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दो कि इफ यू आर ट्राई टू हैक मी, प्लीज कम एंड ट्राई टू हैक मी एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम मनी, अगर आप मुझे रिपोर्ट करते हो तो। करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए बग बाउंटी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो इसके लिए ऐसे गूगल कहता है, इफ एनीवन कैन कम एंड सर्च माय हैक माय सर्च इंजन, सो आई विल गिव यू द $1 million। ओके, ह्यूज अमाउंट ना। बिग अमाउंट। आपका जो आईफोन 11 आया था उसके लिए भी सेम अमाउंट लॉन्च किया गया था। लेकिन गूगल तो हैक हुआ था ना, चाइनीज ने किया था ना। बहुत टाइम पहले की बात है। हाँ, जब चाइना में बैन कर दिया लोगों ने उसके बाद। एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो अब क्या है कि आप अगर बग हंटिंग करना चाहते हो तो आपने बग क्राउड का नाम सुना होगा, राइट। है ना, या हैकर वन का नाम सुना होगा। राइट। तो ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म्स है सारे। बग क्राउड इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पे आप जाके अपनी आईडी बना सकते हो। आफ्टर दैट जस्ट गो टू द प्रोग्राम सेक्शन and you can see here that different types of companies are listing here and they are giving you opportunity to find out the vulnerability in scope of links, है ना। तो जैसे हम अपवर्क का नाम हमने सुना है, सबसे ज्यादा वर्क अपलोड करने के लिए अपवर्क यूज किया जाता है। तो इसमें भी निकाल रखी है 120 से लेके $5,000 तक की वल्नरेबिलिटी ये दे रहा है, और मैक्सिमम $10,000 तक की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे अलग अलग CTFs वगैरह इसने दे रखे हैं, कुछ इसने स्कोप बना रखे होंगे। देखो टारगेट इसने कि आप अपवर्क की सब कोई सी भी यूज कर सकते हो जिसके आगे आप वर्क लगाओ। इन्होंने ये देखो ये सेट किए प्रायोरिटीज, 4 टाइप के लेवल बनाते हैं, ठीक है, P1, P2, P4। If you are finding out a P4 type of vulnerability, that is a low category of vulnerability, so it means you will get the money that is a $3,000 to $120 between of। अगर आप उसके ऊपर बढ़ते हो, like medium type of vulnerability, if you are finding out, then you will get the between of $720 to $480। फिर उसके बाद if you are finding out a high type of vulnerability, so it means you are getting the prize money between of $2,000 to $1,000। And if you are finding out a critical type of vulnerability, that is called a priority of P1, right? And after that it will give you the prize money between of 5 to 2। ठीक है, so ये वल्नरेबिलिटीज है इनकी, कि अगर आप इन वल्नरेबिलिटीज को निकालते हो तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, अवार्ड ये प्राइज मनी का। तो कैसे करते हैं, किस तरीके से करी जाती है, ये तो आप जब वल्नरेबिलिटी निकालना सीखोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से निकालनी होती है। ठीक है, आप बग बाउंटी करते हैं क्या सर? हाँ, मैं बग बाउंटी करता हूँ। आप भी करते हैं? वो आप पता है किसी से भी मिलोगे ना, हर कोई करता है। मतलब एक आइडिया लगने के बाद जब आप you'll get into this field then you can bug bounty obviously करने लगोगे। क्यों? क्योंकि इससे ना दो चीजें बढ़ती हैं। देखो, एक तो एक्स्ट्रा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आपकी नॉलेज, राइट। क्योंकि आप इसके लिए क्या करोगे, टूल्स वगैरह यूज करोगे, करेक्ट चीजें मिलेगी आपको, नए नए टेक्नोलॉजी मिलेगी देखने के लिए, आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन भी तो इंक्रीज होगी, राइट, नॉलेज भी तो इंक्रीज होगी। तो ये इसीलिए बग बाउंटी हर कोई करता है। मतलब कोई भी हैकर बनता है तो डेफिनेटली एज बाय माय थिंकिंग कि जो भी हैकर है वो बग बाउंटी तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। बाकी देखो डिपेंड के ऊपर है, अगर नहीं करना चाहता, राइट। ओके, सो हमारे पास ये थे कोर कैटेगरीज ऑफ हैकर्स, हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स डिस्कस द अदर कैटेगरीज ऑफ हैकर्स। तो अदर कैटेगरीज में सबसे पहले आते हैं दैट इज स्क्रिप्ट। ओके, तो एक कौन से होते हैं, these are basically a
non-technical person, and once they are entering in a cyber security field, they are just using a pre-made hacking tools and perform any type of hacking. So it means they are basically called as a script kiddies. मतलब टेक्निकल पर्सन है नहीं, ठीक है, और जो प्रीमेड हैकिंग टूल्स हैं उनका यूज करके किसी भी टाइप की हैकिंग को परफॉर्म कर दें, तो उनको हम बोलेंगे स्क्रिप्ट किडीज। नेक्स्ट होते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट कौन से होते हैं? हैक्टिविस्ट आर दैट टाइप ऑफ हैकर हु कैन हैक अ वेबसाइट एंड लीव अ मैसेज ओवर देयर, and that type of message basically a type of like political message, religious message, regional message, as well as a personal message also. Hackers are basically called as a hacktivist, ठीक है? Okay. So आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ hacktivist का। Have you heard that the university name that is Jamia University, right? Right. 2017 में जामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक वहां के स्टूडेंट ने हैक करके उसपे एक मैसेज छोड़ दिया था। Once a person is basically coming and open that website on the browser, so the pop-up is basically coming and it's a written message that is a wish a happy birthday to Pooja. Okay. So that type of thing is basically done by the hacktivist. इसके पीछे एक vulnerability है actually में। The vulnerability name is XSS vulnerability. जो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की टॉप 10 के अंदर देयर इज थर्ड लिस्टिंग वल्नरेबिलिटी, राइट, XSS दैट इज बेस्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट कोड, राइट। जो वल्नरेबिलिटी है ना, उसमें हैक्टिविस्ट ने वही काम किया था। तो अब आप एक थोड़ा सा थिंकिंग करो, माइंडसेट लगाओ कि उसने तो पर्सनल मैसेज छोड़ा, ठीक है, विश हैप्पी बर्थडे, अगर वहां पे पॉलिटिकल मैसेज छोड़ दिया जाए या रीजनल मैसेज छोड़ दिया जाए या रिलीजियस मैसेज छोड़ दिया जाए, तो किसी टाइप का साइबर क्राइम या साइबर टेररिज्म हो सकता है। करेक्ट, हो सकता है ना। सो हैक्टिविस्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक तरीके के इलीगल थिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया हैक्टिविस्ट, राइट? हाँ जी। Now let's talk about the freakers. That is a very interesting type of hacker, other categories में, and ये किस तरीके से करते हैं? ये they can hack you by the using of phone calls, online chat, messages, etc. अब देखो मैसेजेस वाला एग्जांपल आपने देखा, अभी आपको एक ऐप का वो दिखा था वीडियो में, है ना? लिंक आता है, उसमें आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा, हुआ? तो ये क्या रहा, मैसेजेस के टाइप से, राइट? अब मैं मैसेज में कुछ ऐसा भी भेज सकता हूँ, लाइक सपोज दैट आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन IPL, ठीक है, सो मैं आपको एक लिंक भेजूं एंड कहूँ if you click on this link and register via your Facebook account, and after that you will get the free subscription of Hotstar, the live match, है ना? अगर आप इंटरेस्टेड हो गए और आपके वो Hotstar का नहीं है और आप देखना चाहते हो, थोड़े से ग्रीडी भी हो, तो डेफिनेटली आप उसको लोगे, राइट? तो ये not even and only for the one target person, they are basically performing over the non-compact target also. Like एक मैसेज बनाया, स्प्रेड कर दिया और जो उसे क्लिक करेगा वो फंस गया टारगेट में। हाँ, एक मतलब जाल फेंका और फंसते चले गए फिर। हाँ, मतलब वही मछली वाला जाल फेंका, जो मछली फंस गई वो उसकी फंस गई। तो वही बात नहीं है कि आपने एक मैसेज बनाया, नॉर्मल व्हाट्सएप पे स्प्रेड किया, उसके नीचे लिख दिया शेयर विद द 10 पीपल्स आल्सो, है ना? तो 10 लोगों को शेयर करेंगे, तो सोचो हमारा इंडिया का या आउट ऑफ इंडिया का नेटवर्क कितना बड़ा है, राइट? आउट ऑफ इंडिया छोटा, हम इंडिया के नेटवर्क की बात की बहुत है, तो कितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, और नेटवर्क के अंदर अगर मैसेज स्प्रेड होगा तो कितना ज्यादा हैक हो सकता है डिवाइसेस, राइट? ये तो था मैसेज के थ्रू। अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फोन कॉल्स। ये तो मेरे साथ हुआ था रिसेंटली, हुआ था फोन कॉल वाला। हाँ, स्कैमर्स थे। मेरा एग्जांपल बता दो, बताना यही हुआ था कि नहीं, ठीक है? सो सपोज दैट अ पर्सन बेसिकली कॉलिंग यू एंड सेड इन अ गर्ल वॉइस, hello sir, I am calling from SBI or something card department, and your card expiry very soon. Please confirm your 16-digit number and your CVV and your expiry date that is mentioned on your card, and after that you will get an OTP on your registered mobile number. Please share me the OTP, and after that your card renew for the lifetime. तो ये फ्रीकर्स करते हैं। मेरे साथ अब इसमें उसने परफॉर्म किया था, लाइक ही वाज टेलिंग मी कि मैं आपका सिस्टर का हस्बैंड बोल रहा हूँ, कजन सिस्टर का,
ओहो, ये तो ज्यादा ही तगड़ा हो गया। हाँ मतलब वो भी उसने एग्जैक्ट नेम ले लिया था, मतलब एग्जैक्ट नेम मतलब उनका घर का नाम बता दिया था मुझे, जो हम अच्छा, ऐसे प्यार से बोलते हैं, एंड दैट वाज सो रैंडमली करेक्ट। मेरे को लगा यार ये क्या बोल रहा है, उसने बोला मैं आपको पेटीएम का लिंक भेज रहा हूँ, और ऐसा कुछ बोला उसने। मैंने फिर उसको फोन करना शुरू किया वापस से, उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। बोलता है कि जो मैंने कहा यार तू स्कैमर है ना, एंड ही लेफ्ट द कॉल। उसके बाद उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। तो यार ये बहुत कॉमन हो गया है। एग्जैक्टली और ऑनलाइन, ये तो था फ्रीकर्स का एग्जांपल है ना, कि हम्म। ऑनलाइन कॉल्स के थ्रू किस तरीके। अच्छा, ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल लिया है, ये पता है सबसे ज्यादा कब हुआ था? लाइक 2018 के लास्ट में, आपको याद होगा जब सारे चिप सिस्टम, सारे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप थी उनको चेंज। चेंज चिप सिस्टम में, ओ हर राइट 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 है ना। राइट। तो 4 to 5 मंथ्स का जो पूरा टाइम पीरियड था ना, उस समय सबसे ज्यादा अटैक्स हुए, ठीक है। और उसी टाइम के अटैक में एक अटैक बताता हूँ, एक पंजाब के पॉलिटिशियन है, ठीक है, 2019 की बात है, इन अक्टूबर ऑफ 2019 इंफॉर्मेशन लीकेज की बात है ये। वहां पे इंफॉर्मेशन लीक हुई, पंजाब के पॉलिटिशियन की वाइफ के अकाउंट से 25 लाख रुपए डिडक्ट हो गए बाय द यूजिंग ऑफ फ्रीकर्स कॉल। ओहो। उन्होंने सेम प्रोसीजर यूज किया विच आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, सेम कॉल। हम्म। एंड उन्होंने देखो, ये कंप्लीटली जो प्रोसीजर है, ये फ्रीकर्स होते क्या हैं, ये करते हैं सोशल इंजीनियरिंग का यूज, दैट इज अ माइंड मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट। राइट राइट राइट। मैं आपको कॉल करके बात कर रहा हूँ तो हाँ कंप्लीटली माइंड मैनिपुलेशन ना, मैं माइंड राइट मैनिपुलेट कर रहा हूँ आपका। तो दैट राइट। इज कि वो किस तरीके से करते हैं और कहाँ पे उसको अटैच करते हैं। तो करेक्ट उन्होंने करेक्ट। अपनी पॉलिसी यूज करी, और उनकी वाइफ को हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, डैड वही जाने, है ना। बट हाँ और करके उनके अकाउंट से 25 लाख रुपए डिटेक्ट कर दिए। इजी भाई, मतलब There's कुछ very टेंशन ही नहीं। steps, देख लो कितना इजी है, अगर किसी को नहीं पता तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो, राइट। हम्म। अब ऑनलाइन चैट्स में क्या होता है, जैसे आपने बताया कि आपके सिस्टर के जो हस्बैंड हस्बैंड। का नाम लिया है ना, हाँ हाँ हाँ। ऑनलाइन चैट्स में क्या करते हैं, ये भी मेरे सामने की बात है। हम्म, एक बंदे के फेसबुक अकाउंट में से किसी ने उसका फेसबुक अकाउंट यूज पहले तो हैक कर लिया, ठीक है, बाय द सोशल इंजीनियरिंग स्टफ। फेसबुक हम्म, अकाउंट हैक हुआ, फेसबुक अकाउंट हैक करके उसने उसी के फेसबुक अकाउंट से उसके घर वालों को या फ्रेंड्स को मैसेज किया कि आई एम स्टक इन समवेयर एंड प्लीज सेंड मी द राइट हाँ। मनी ऑन दिस गूगल पे नंबर और समथिंग नंबर, राइट। तो हम्म। उसने वहां पे इस तरीके से पूरी क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया कि मैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है या मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरा मोबाइल टूट गया है, मैं इसलिए फेसबुक के थ्रू कर रहा हूँ, एंड समथिंग समथिंग एंड प्लीज सेंड मी अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस गूगल पे नंबर सो आई कैन पे एंड रिलीज देम, हम्म। इस तरीके से। तो वहां पे लोगों ने किए 10,000 20,000 लोग ऐसे ही सेंड कर दे, 5,000 10,000 इस तरीके से भेज भी रहे होंगे। भेजिए भेजिए। मेरे पास एक लाइक 2019 की लास्ट ईयर की बात है, एक मेरा जानने वाला था यही वर्किंग में, तो उसके पास से एक मैसेज आता है मेरे पास कि सर मेरे पास ऐसा ऐसा हो गया। मैंने फिर उसके पास गया, मैंने सुनी उसकी पूरी बात, तो पता चला उसके अकाउंट को किसी ने हैक करके, नॉर्मली उसने किया क्या था, उसने एक जिस टाइप के मैंने आपको मैसेज बताया जो रजिस्टर्ड बाय योरसेल्फ, वहां पे जाके अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू रजिस्टर्ड कर लिया था। तो वहां पे उसने बैक ट्रैक किया होगा, या फिर रैट जैसे आपने बताया, रैट भी हो सकता है। बैकट्रैक की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ये तो देखो, आपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू रजिस्टर्ड किया तो फेसबुक के क्रेडेंशियल तो डाले होंगे ना, की लॉगर्स। फेसबुक के क्रेडेंशियल डाले, उनको नॉर्मली हम्म फेसबुक के क्रेडेंशियल आपके मिल गए, और फिर क्या उन्होंने हम्म लॉगिन कर लिया। कोई हम्म। ऐप नहीं, कुछ नहीं यूज किया, कोई की लॉगर नहीं यूज किया, जस्ट सिंपली लिंक के ऊपर आपने क्रेडेंशियल डाले, उनको मिल गए, करेक्ट करेक्ट। सिंपल थिंग। और उसके बाद उन्होंने यूज कर लिया उसका। अब क्या करे, अब जिस बंदे ने पैसे दिए हैं वो तो आपको पकड़ेगा राइट। कि कि भैया अकाउंट तो आपका था, आप ही ने तो मांगे हैं। वो तो ना समझेगा कि आपका अकाउंट हैक हो गया था। क्यों ही समझेगा। एग्जैक्टली सो ये फ्रीकर्स करते हैं, ठीक है। राइट। सबसे ज्यादा अटैक्स आपको फ्रीकर्स के मिलेंगे देखने के लिए, प्रैक्टिकल ये अटैक्स। नूब्स, नूब्स कौन से होते हैं? दीज आर बेसिकली अ न्यू पर्सन हु कैन जस्ट इनटू द साइबर सिक्योरिटी फील्ड, दीज पर्सन्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द नूब्स। उन्हें हम क्या बोलते like हैं? noobs like us, like me actually. You are not as like आप नहीं हो इसमें, क्योंकि you know very well about the network things and you know very well about the firewall things, तो Right. आप एग्जैक्टली
नोब नहीं हो, बट हाँ आप कैटेगरी में आ सकते हो थोड़ा सा। ओके ये उनके लिए जो बिल्कुल ही मतलब नॉन टेक्निकल होते हैं और जस्ट ले लेते हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है या हैकिंग पढ़ना है। they doesn't know about the language, they doesn't know about the technology, but नाम सुन लिया और आ गए। ठीक है। सो आयुष, दिस इज ऑल अबाउट द हैकर्स। तो ये हैकर्स के बारे में था। ठीक है, मैंने डेफिनेशन कोई भी यहाँ पे ऐड नहीं करी है। सो आई होप इट इज कंफर्टेबल टू यू, राइट? राइट कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नोट बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने डेफिनेशन नहीं ऐड करी है इसके लिए। राइट, बेस्ट है सर। शॉर्ट्स में ही बेटर रहता है मेरे लिए तो। ओके, नेक्स्ट है द hackernews.com। सो ये क्या है? ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाके हैकिंग रिलेटेड न्यूज़ेस को पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो आप इसको अपने जो बुकमार्क होता है उसमें ऐड कर लो, फोन में ऐड कर लो, और रिलेटेड न्यूज़ है डेली बेसिस पे जो आती हैं, यू हैव टू रीड इट। जैसे सबसे जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो 5 नवंबर की यहाँ पे लिंकअप है, दैट इज अपडेट योर iOS डिवाइस 3 एक्टिवली एक्सप्लॉइट 0 डे डिस्कवर्ड। 0 डे कुछ होती है, ठीक है। तो वो मतलब वो लॉन्च नहीं होती ना, फर्स्ट अटैक जो करेगा वो 0 डे एक्सप्लॉइट है, मतलब जो फर्स्ट टाइम आएगा जिसको हम लोगों ने पब्लिक नहीं किया होगा, फाइंड आउट नहीं किया गया है। जो लेटेस्ट में फाइंड आउट हुई है पहले टाइम पे, फर्स्ट टाइम या फर्स्ट, उसको हम बोलेंगे 0 डे वल्नरेबिलिटी। बहुत ही ज्यादा वो है ना, ये 0 डे एक्सप्लॉइट करते कैसे होंगे? मतलब पूरा पेलोड्स बनाते हैं ये लोग। 0 डे वल्नरेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? 0 डे वल्नरेबिलिटी के लिए सबसे पहले आप उस पूरे एप्लीकेशन को एग्जामिन करते हो बेटर वे में, ठीक है। और उसमें जैसे कि आज तक कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं निकाली गई उसके अंदर बफर, लेट अस सपोज, ठीक है। तो बफर की वल्नरेबिलिटी अगर आप उसके अंदर से निकाल दोगे, you just try to hack that particular application by the using of buffer, और आपने उसके अंदर से वल्नरेबिलिटी निकाल दी बफर की, तो वो 0 डे वल्नरेबिलिटी कहलाएगी। तो ये बग क्राउड जो करवाते हैं फिर ये क्या 0 डे एक्सप्लॉइट्स होंगे, ये कह सकते हैं क्या हम? 0 डे ये जो कराते हैं ना, देखो 0 डे वल्नरेबिलिटी ज्यादातर जो निकाली जाती है वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस में निकाली जाती है। ओके जो स्टैंडअलोन डिवाइसेस होते हैं, स्टैंडअलोन डिवाइस, स्टैंडअलोन बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन, उनके अंदर 0 डे निकलती हैं। जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स के अंदर ऑलरेडी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास, OWASP की, एग्जैक्टली OWASP की, है ना। OWASP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हम उनके अलावा और कोई वल्नरेबिलिटी आज तक मिली नहीं है, तो उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखी कि ये 10 वल्नरेबिलिटी ही हो सकती हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं हो सकता। बट एप्लीकेशंस में अगर नया कोई वल्नरेबिलिटी निकल के आती है, जैसे एक एप्लीकेशन था VLC, उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आज तक नहीं निकाली गई या बफर की नहीं निकाली गई, और आपने बफर की वल्नरेबिलिटी निकाल दी, तो वो 0 डे वल्नरेबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। तो अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यू कैन सी हियर देयर इज अनदर वल्नरेबिलिटी व्हिच इज अवेलेबल इन दिस Google Chrome, that is a 0 day vulnerability of version of 86. So just go and check your Chrome version first. Oh God. Firstly, you have to check. After that, I will tell you कि what type of version is that. किसमें था ये settings, right? Chrome version is 86 only. 86. Now you can. Just see the screen. Is there some highlighted with yellow? Yes. What type of version is that? 86. 86. देख लो. Exactly same version. है कि नहीं? तो ये वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है और अभी तक इसका पैच नहीं मिला है, आपको बता दूं। वाओ, मतलब यार अनसेफ है। आज की डेट में सारे लोग 86 यूज कर रहे हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो यूजिंग द 86। तो सब यूज कर रहे हैं और सबके भी वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। अब आप देख लो क्या हो सकता है। तो वी कैन चेंज द ब्राउजर आई गेस, जैसे आप मोजिला पे हो। सिंपल थिंग, यू जस्ट चेंज द ब्राउजर, मोजिला सब छोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट एज पे आ जाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। मतलब मुझे एज पसंद आता है वैसे तो, एज इज लाइक गुड, बट कभी कभी ना एज परेशान करता है। जैसे मेरा फायरवॉल एक्सेस नहीं करने देता एज मुझे।
नहीं करने देता है। प्लस नहीं। एज, आप आज की डेट में विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ ब्राउजर, बट हाँ अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की पहले की बात करोगे ना तो बहुत इरिटेटिंग था वो, राइट। बहुत इरिटेटिंग था। आप ओपन कुछ कर रहे हो, वो ओपन कुछ और कर रहा है। हाँ मतलब उसको गलत अब होता था उसमें तो। एक ऐड तो ओपन करेगा ही साथ में अपने। हाँ बिल्कुल, तो वो बहुत इरिटेटिंग था। लेकिन हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज इज वेरी गुड ब्राउजर नाउडेज, तो आप उनका यूज कर सकते हो। तो आप देख लो, विंडोज के अंदर भी है, मैक के अंदर भी है, लिनक्स के अंदर भी है, सब में वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम। ओके, आगे चल के हम बात करेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। राइट। ओके, तो इसमें ना कुछ चीजें और भी थी। यहाँ पे ना अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं। लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द डेटा ब्रीचेस, तो यू जस्ट गो इनटू द डेटा ब्रीच सेक्शन एंड यू कैन सी हियर स्पाईवेयर न्यू। देखो, न्यू एंड्रॉइड स्पाईवेयर फाउंड पॉइजनिंग एज टेलीग्राम एंड थीमा एप्स। जो ये टेलीग्राम एंड थीमा एप्स होते हैं ना, इनके अंदर ये क्या कर रहे हैं, डेटा लीकेज कर रहे हैं। लिंक्डइन, have you heard about that name? Okay, Cupid, yes, yes, yes. Every single guy have heard about it. जो भी मतलब डेटिंग एटिंग में इंटरेस्ट रखता है पर्सन, उसको ओकेक्यूपिड तो डेफिनेटली पता होगा, है ना। कंफर्म पता है। तो उसमें भी डेटा ब्रीचेस किए रहते हैं, है ना। राइट। कर रहे हैं आपके प्राइवेट मैसेजेस। सो देयर, फिर अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द साइबर अटैक्स, अच्छा देखो लिंक्डइन भी है ना। एवरी कॉर्पोरेट पर्सन इज यूजिंग अ लिंक्डइन अकाउंट। राइट। देख लो, लिंक्डइन में भी है। ये क्या है, कोरियन स्पाईवेयर मोर पावरफुल। कोई नया कोरियन स्पाईवेयर आ गया, बैकडोर डीएलएल फाइल है। Lots of vulnerabilities. If you are interested in vulnerabilities only, so you just go to the vulnerability section and you can check here. ये देखो, Facebook का क्लोन, मोबाइल ब्राउजर फाउंड vulnerable to address bar spoofing attack। अब पता है इसमें डिफरेंस क्या है। Now you can see here all things are same। देखो exactly लिंक को देखो, अगर आप दिख रहा है, दिख रहा है। but the difference between the icon, ओके। ये थंब है अप वाला, ये थंब है डाउन वाला, बस दिस इज अ डिफरेंस ओनली। इसे देखा नहीं होगा तो मतलब उतना ध्यान भी नहीं देता है। कौन देखता है थंब? कोई हम तो देखने वाला भी नहीं कोई। और जितनी देर में वो ध्यान देगा उतनी देर में तो सब कुछ गायब है। अच्छा, इस टाइप की एक और केस हुआ था, अगर आपने सुना हो, एप्पल के साथ। ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाला है ना, इसे कहते हैं आईडीएस होमोग्राफ अटैक। क्या 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 कहते हैं सर? आईडीएस होमोग्राफ अटैक। ओके। ठीक है, ये क्या होता है आईडीएस होमोग्राफ अटैक? बेसिकली इट इज यूजिंग अ सिरिलिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपने सिरिलिक कैरेक्टर्स सुने हो, तो सिरिलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, लाइक जैसे हमारे पास अल्फाबेटिक हैं, ठीक है, तो हर लैंग्वेज में कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो हमें सेम मिल जाते हैं। तो अगर सिरिलिक कैरेक्टर्स का हम यूज कर लें, लाइक व्हाट इज सिरिलिक कैरेक्टर्स, ये देखो, ये रशिया के कैरेक्टर्स हैं, रशियन लैंग्वेज। Now you can see here all of these characters are basically alphabetic characters in normal English language, right? But यहाँ पे देखो कुछ characters सेम मिल रहे हैं, जैसे A की तरह से है, B थोड़ा चेंज है, V थोड़ा चेंज है, E सेम है, M भी सेम है, P सेम है, देखो P नहीं सेम है, R को P बोलते हैं। Okay, so if I'm going to search something on the Google, like मैं यहाँ पे जाता हूँ, going to search here, that is the Amazon, ठीक है, just simply Amazon enter करता हूँ, and you can see here what the result is there, हाँ ठीक है, बहुत सारे मिलियंस में। ले लेता हूँ अलग से, and यहाँ पे इसको डाल, वो ये क्या Amazon को डाल देते हैं, just copy and paste here, ठीक है, ये मेरा ठीक है। अब मैं करूँगा कैरेक्टर का यूज, so I am just going to Amazon for creating of Amazon, so I am just using A with the same character, मेरे पास इसमें देख लो M, स्मॉल m नहीं है, ये तो कैपिटल M है ना, Amazon तो AMA
ZON, Z है, Z. Z नहीं है, ओके, O है, O है, N है, वेयर इज N? NB नहीं है। नहीं है, ठीक है, तो मुझे मिल रहे हैं। लेट्स कॉपी दीज 3, अरे क्या हो गया, कॉपी दीज 3, जस्ट गो टू द नोटपैड एंड इसको पेस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे लिखो आप MAZON, राइट? जस्ट ठीक है। कॉपी just copy this Amazon and just go to the again on the search engine, paste here and just search. How many results you can see here? ओके, ये कौन सा है, ये क्या बोलते हैं इसको? फिर सब कुछ ही चेंज हो गया तो। इसे बोलते हैं IDN, ओके, IDN। IDN homographer type. अच्छा, This is a type of social engineering attack, जो उसमें बताता हूँ, बट बात चल रही थी तो फ्लो में निकल गया। अभी जो हुआ था वो ट्विटर वाला भी सोशल इंजीनियरिंग था, लेकिन उसमें तो शायद किसी इंजीनियर ने शायद लीक कर दिया था ना, जो बिल गेट्स का उसका और एलन मस्क का, जो इन लोगों ने हैक किया था। हाँ। अब इसके लिए पता है मैंने आपको ये अटैक क्यों बताया? वैसे तो मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग में इंट्रोड्यूस करता, बट ये इस अटैक को बताने का एक रीजन है। मैंने आपसे कहा एक एप्पल पे ऊपर एक अटैक हुआ था। करेक्ट, हाँ। एप्पल पे क्या अटैक हुआ था? A person is basically using an IDS homograph attack and creating a fake website that is equal to looks like a Apple website. Oh God. मतलब अब ये अटैक वैसे आपको बता दूं काम नहीं करता। जैसे कि अगर मैं गूगल पे चला जाऊं, सॉरी GoDaddy पे चला जाऊं, ठीक है, और GoDaddy आप जानते हो किस लिए यूज करी जाती है? वेबसाइट मेकर है, डोमेन परचेज करने के लिए। हाँ, डोमेन परचेज। उसके लिए मैं यहाँ पे जाके अगर Amazon सर्च करूंगा, ठीक है, तो इट विल गिव मी सम रिजल्ट कि Amazon है अवेलेबल की नहीं है, है ना? Amazon.com इज ऑलरेडी राइट। मैं यहाँ पे जाके ये जो अपना सिलेक्ट वाला Amazon था, इस Amazon.com, sorry, .com is unavailable. क्या ये सेम रिजल्ट है? नहीं है ना? नहीं। क्या चीज बताया इसने? पहले क्या था, जैसे आप अपना नाम, जैसे आयुष USH, ठीक है, आयुष.com को परचेज करना और इसको परचेज किया, तो आयुष.com इज ऑलरेडी टेकन, करेक्ट। अब सिलेक्ट करके देखते हैं इसको। आईडीएस पे यहाँ पे आयुष AY, इज देयर एनी लेटर इज Y? देखना एक बार, Y ये रहा ना, ये U के पास नीचे वाली लाइन में U नहीं, लेफ्ट में, हाँ कर। AY U देखना है क्या? U नहीं है, U है बट U नहीं है। नहीं AY है। S देखना, यानी S नो, SH USH, H पे क्या? H ही वो रहा सबसे टॉप, यस, वहीं लास्ट में राइट साइड में से, हाँ करेक्ट। बट ये ओके, नहीं चल रहा। चलो अब मैं अगर यहाँ पे आयुष लिखता हूँ AYUSH और यहाँ पे लिखता हूँ AY, ठीक है, USH मैंने अपनी तरफ से ऐड अपने राइट। पता है U एग्जैक्टली Y है क्या? Y है U, तो पता है मैंने लिखा क्या है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है? ये AUUSH SH, राइट। ठीक है। मैं इसको अगर सर्च करता हूँ ऑन द उस पे क्या कहते हैं अपने GoDaddy पे, ठीक है, .com लगा दें आगे, राइट। हाँ, लेकिन अभी आपने सिलेक्ट ही सर्च किया है क्या? अच्छा, ओके, वाओ। देखो सिलेक्ट वाला सर्च किया है, उसने अनअवेलेबल बता दी, बट अनअवेलेबल क्यों बता रहा है वो मेरे को? सुनो यही तो रीजन है यहाँ पर। आज से 6 महीने पहले, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 months बैक, ये अटैक अगर आप इसके ऊपर डोमेन परचेज करने में करते थे तो ये काम करता।
ठीक है, और अब इन्होंने बंद कर दिया। मतलब ये फिर सर्च कैसे कर रहे हैं, मतलब इनको कैसे, ये कैसे पता चल रहा है कि मैं सिरलिक यूज कर रहा हूँ? हाउ इज इट एबल टू डू दैट? कैरेक्टर्स के कोड्स डाल दिए हैं अपनी कोडिंग में। ओके, पहले अच्छा, नहीं थे, पहले किसी भी उस पे नहीं थे। तो पहले अगर आप ट्राई करते थे सिलेक्ट कैरेक्टर्स का लेने का, तो आपको ये अवेलेबल दिखाता था। अब नहीं दिखाएगा। अब नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब क्या कर दिया, आप सिलेक्ट कैरेक्टर से कोड इन्होंने डाल दिया। इन्होंने कहा अगर आप अल्फाबेटिक सर्च करते हो तो आई विल गिव यू सम रिजल्ट, अदरवाइज नो। ओके, मतलब जो ऑल ओवर एक्सेप्टेड है अल्फाबेट्स, वही हम लोग सर्च करके दे रहे हैं आपको, तो देखो अदरवाइज नहीं देंगे। डॉट इन्फो अवेलेबल है ये नॉर्मल वर्ड्स में, ठीक है। हाँ मैं हाँ यहाँ पे आयुष अपना सिलेक्ट वाला आयुष दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, हाँ ये सही टेस्टिंग होगी इसकी। ठीक है। और डॉट इन्फो, ठीक है। अभी तो अवेलेबल दिखा रहा है मुझे वो। ओके ओके, कोई नहीं, इन्फो कर हाँ देते हैं। हाँ, यस सर। ओहो ओके, नाइस। मतलब है ही नहीं, उसने सब कुछ ही बंद कर दिया है वहां से बैक। 6 महीने पहले मैं ये अटैक दिखाता था और ये अटैक काम करता था, बट अब इन्होंने ये अटैक बंद कर दिया। हाँ ओके, मतलब सिरलिक यूज ही नहीं कर पाओगे आप। हाँ, लेकिन आप एक जगह कर सकते हो अभी भी। ओके, डार्क वेब के अंदर कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो हमें डोमेन देते हैं, ठीक है। हम वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। आप डार्क वेब विजिट करते हो क्या एट टाइम्स या? मैंने देखो किया है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में ये चीज नहीं है। आपकी ट्रेनिंग क्लासेस है, अच्छा ओके, ठीक है। और आपको बता दो, इफ यू वांट टू एक्सेस द डार्क वेब, प्लीज मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद द प्राइवेट वाईफाई, एंड हाँ उस वाईफाई से कोई अनदर पर्सन कनेक्ट ना हुआ हो, ठीक है, उस टाइम पे। प्लस यू, इफ यू आर यूजिंग अ ओन लैपटॉप, तो प्लीज डोंट यूज द स्क्रैच लैपटॉप। वो मैं आपसे पूछने वाला था, बट अभी उतना टाइम वो नहीं हुआ हूँ मैं अभी। आई विल गेट। ले लो या उसको 2 से 3 बार फॉर्मेट मार डालो, ठीक है। हार्ड डिस्क जो यूज करी थी उसको हटा के दूसरी लगा के तब यूज करना। तो तब आप करोगे, देखो आप स्टार्टिंग में अगर आपने डार्क वेब एक्सेस करने का ट्राई किया तो पता है क्या होगा, आप डेफिनेटली हैक हो गए एक बार ही। मैंने करा था, आई वेंट टिल वो सब कुछ यूज करके ना, वीपीएन्स ये सब यूज करके, ओपन वेबसाइट एंड ऑल, ओपन वाईफाई किया, मैं घुसा, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई, मैं वापस आ गया। मतलब आई वाज एबल टू सी थिंग्स लाइक ड्रग्स बेच रहे हैं उस पे वेबसाइट, मैंने किया है एक्सेस वहां तक, बट उसके बाद मैं वापस आ गया, मेरी हालत खराब हो गई तो थी। आप करना चाहते हो करो, लेकिन स्क्रैच के साथ करो, ठीक है। हाँ, मतलब ये चीजें मैंने लिया नहीं। क्योंकि मतलब आप मान के चलो कि यू आर द विक्टिम इफ यू आर गोइंग ऑन द डार्क वेब। राइट राइट राइट। तो अगर आप एज अ विक्टिम जाते हो तब तो देखो बढ़िया बात है। अगर आप सोच एज अ फ्रेशर हो गए और एज अ अटैकर बन के चला जाओ तो दैट नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आई होप टारगेट पे अपने मतलब टारगेट बोल रहे हैं, अपने कॉमन टॉपिक पे आ जाते हैं। यस यस, हाँ तो आइडियल होमोग्राफ अटैक जो सोशल नहीं बताने वाला था वो अभी बता दिया, कोई बात नहीं, उसमें दोबारा इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो क्लियर हुआ ना? राइट राइट, क्लियर। ओके, so let's we discuss about our next thing, that is cyber crimes, ठीक है। ओके, साइबर क्राइम क्या है, बेसिकली परफॉर्म एनी टाइप ऑफ हैकिंग विद द यूजिंग ऑफ इंटरनेट एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, दैट इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज करते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का या इंटरनेट का यूज करते हो किसी भी टाइप क्राइम को करने के लिए, तो वो लिस्ट किया जाएगा साइबर क्राइम में, राइट। तो साइबर क्राइम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स होते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे साइबर अटैक जो मोस्ट कॉमन साइबर अटैक्स हैं उनको यहाँ पे लिख रखा है। लेट्स सी डिस्कस साइबर अटैक्स, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर फ्रॉड। नाउ व्हाट इज दैट कंप्यूटर फ्रॉड? Suppose that if you are going to hack someone's operating system, someone's device, and you just basically going to crash it out with any reason, by mistake also, ठीक है, तो that type of crime is basically called as a computer fraud. कंप्यूटर फ्रॉड। क्या एक another भी हो सकता है, suppose that you are just selling a type of laptop that is also a thefting laptop, and you just sell that to the another अदर person. पर्सन। And once basically if that particular NIC card is basically on the tracking mode, so आप ट्रैक करते हुए वो पर्सन आपके पास आएगा, आपने बाई किया है, ठीक है, तो आप फंसोगे क्योंकि आपके पास उसका ओरिजिनल बिल नहीं है।
Correct. So this type of crime is also by the someone's या by the चोर जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, टाइप का होता है, कंप्यूटर फ्रॉड होता है, ठीक है। राइट। इससे रिलेटेड, कंप्यूटर फ्रॉड से रिलेटेड आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ। ये जो लास्ट कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय ने एक लैपटॉप परचेज किया अपने लिए, दैट इज अ सेकंड हैंड लैपटॉप, मार्केट से जाके। उस पर्सन ने उसे बोला था कि प्लीज इफ यू आर यूजिंग दिस लैपटॉप यूज द एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड। अच्छा, मतलब आप जो अपने इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट करोगे, अगर करते हो तो आप एक्सटर्नल एडाप्टर के थ्रू करना, ताकि वो एक डिफरेंट एनआईसी कार्ड आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, अगर आप सीम पे करोगे तो चलेगा नहीं। उसने ये नहीं बताया चोरी का है, उसने कहा चलेगा नहीं। तो उस बंदे के अंदर चलेगा, उसने उसको लगाया, चलाया। वो चलाता रहा। एक हफ्ते बाद उसके घर के बाहर नॉक हुआ। नॉक होने पे उसको उठा के ले गए। ठीक है, ऑब्वियसली से बात है, ले ही जाएंगे। ऑब्वियसली, मतलब चोरी का उसको पता चल गया होगा कि वो तो ओके। तो कुछ प्रूफ नहीं कर सकते ना हम लोग? फिर नहीं कर सकते ना, आप प्रूफ कैसे करो? लैपटॉप आपके पास मिला है ना। बंदे, उसने कहा मैंने परचेज किया है, तो कहाँ परचेज किया दिखाओ। उस बंदे ने मना कर दिया, जी हमने थोड़ी ना बेचा है, बिल ही नहीं है उसके पास। ठीक है। सो दिस इज नॉट अ कंप्यूटर फ्रॉड। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा, जो लैपटॉप्स, देखो ये थोड़ा सा मतलब वैसा भी सीन हो जाता है लोगों के पास। देखो यार, इतना कई बार नहीं होता बजट कि वो अच्छा एक लैपटॉप, करेक्ट। वो सेकंड हैंड लेते हैं, ठीक है। बट जब भी आप सेकंड हैंड लो तो प्लीज बी अवेयर कि आप जो सेकंड हैंड ले लो वो चोरी का ना हो। बिल्स लो, कलेक्ट करो, जो मैक्सिमम जितनी हम लोग यूज कर सकते हैं, आपको देखनी पड़ेगी। तो ये चीज देखो गलत नहीं है, सेकंड हैंड लेना लोग लेते हैं, लेकिन बस इतना देख के लो कि वो चोरी का चीज ना हो, ठीक है। This is called a type of crime that is called as a computer fraud. Next to that, privacy violation. Now, what is that? Privacy violation is the type of crime if you are exposing the data over the internet, like social media platforms. Suppose that the attacker is basically going to hack someone's mobile phone, and after that they can give some private stuff, private photos and something related to information, and after that they just upload on the internet. So that crime is basically called as a privacy violation. Right. मतलब किसी पर्सनल फोटोज एंड ऑल, है ना? हाँ, और पर्सनल में कुछ भी हो सकता है। हाँ, करेक्ट। तो हम एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं यूज कर सकते, राइट, बिकॉज हम इंस्टीट्यूशन में हैं, बट बस समझ जाओ, ठीक है। यस। आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर मैं बात करूं, दैट इज अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड, सॉरी टाइप ऑफ साइबर क्राइम। सो आइडेंटिटी थेफ्ट दैट इज स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम एज वेल एज द नेटवर्क। यानी कि अगर आप चोरी करते हो किसी की भी नेटवर्क में से किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। राइट। Sharing copyrighted files oblique information. That type of crime is basically called as a leaking the confidential files. Like, let us suppose you are working in a company and the company is basically giving you an offer of money. Please share me that confidential project data, and I will give you the huge amount of money. So if you're that thing, sharing the files, copyrighted files, it means you are under the cyber crime of sharing copyrighted files oblique information. Right? Right. तो इसके लिए एक हैकर का नाम आपने आई गेस सुना हो, दैट इज एडवर्ड स्नोडन। नहीं, मैंने केविन का सुना था, केविन करके एक थे ना फेमस। केविन भी है, केविन भी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एडवर्ड स्नोडन के बारे में। तो एडवर्ड स्नोडन एक ऐसा रशिया का, सॉरी वैसे तो अमेरिकन हैकर था, ठीक है, बट उसने क्या किया था, जो वहां के मिलिट्री थी उसके बेसिस पे कुछ फाइल्स वहां से वल्नरेबिलिटीज निकाली, ठीक है। उन वल्नरेबिलिटीज को निकालने के उसमें उन्होंने क्या किया, अपने आप को इनसिक्योर फील किया, उसे उठा के जेल में डाल दिया। ओके। तो बंदे को बुरा लग गया, उसने क्या सारी फाइल उठा के रशियन मिलिट्री को शेयर कर दी। उसे वहां पे कॉन्फिडेंशियल फाइल शेयर कर दी।
Exactly. So this is your homework also, Ayush. Okay. आप स्टूडेंट के बारे में जो इसकी लाइफ हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी है, ठीक है? Okay. Okay. One thing, इसके ऊपर 2 से 3 मूवीज भी हैं, तो आप मूवीज भी देखो, Okay. ठीक है? जस्ट सर्च ऑन द गूगल एंड यूट्यूब, दैट इज क्या कहते हैं, एडवर्ड स्नोडेन बेस्ड ऑन मूवीज, है ना? तो आपको 2 से 3 मूवीज मिलेंगी, आप उन्हें देखो तो आपको एक बेसिक आइडिया और मिलेगा कि इसने क्या क्या किया था। Okay. Okay. Now next होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। Now what is that? That is net banking, you can say that, transaction fees। तो अभी जो हमने MITM वाला अटैक देखा था वीडियो में, man-in-the-middle attack, तो you are just sending a money to your friend and basically attacker giving you, capturing all the packets which is sent by you, so they can change the transaction ID, it means transaction amount, and they can also change the account number. Right. You are sending the money to your Friend's account, but money is basically transact to the attacker's account. You can also get the OTP, but OTP is not mentioned any type of account number and something related. They are basically related, even if they are not mentioning the amount which you have to transact on that time. They are just mentioning the OTP, only the one-time password. तो उससे आपको कहीं डिफाइन होगा कितने पैसे भेज रहे हो? नहीं, कुछ भी जो नहीं। 5,000 भेज देते, अटैकर ने पता किया पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू कि यू हैव 50 लाख रुपीस, है ना? अटैकर ने 25 लाख रुपए एक बार में निकाल दिए, पता ही नहीं चला उनको, है ना? राइट सर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर था, इसके पीछे जो अटैक का नाम है दैट इज MITM, मैन इन द मिडिल अटैक। राइट। कैसे होता है? कैप्चरिंग पैकेट बिटवीन द ट्रांसमिशन चैनल। सिंपल एग्जांपल और अगर मैं दूं, सपोज दैट यू आर जस्ट सेंडिंग अ मैसेज टू योर फ्रेंड दैट इज हाई, ठीक है? आप हाई भेजते हो and basically that message basically intercepted by the attacker, and they just change the message to hi to buy, and after that the person is basically receiving the buy from your side, but exactly it's not from your side. They are receiving the message from the attacker, but they are thinking you are sending a message to buy. Right? So this type of thing is basically called as MITM. इसके पीछे जो फ्लॉ है वो है ARP पॉइजनिंग का, ARP प्रोटोकॉल का। राइट। ARP प्रोटोकॉल, है ना? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। राइट। तो वहां पे हमें फ्लॉ मिलता है और ये हर जगह काम करता है, ठीक है? ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में हम इसका देख सकते हैं, ठीक है? बट डेफिनेटली एक टाइम में आपको करके तो नहीं बताने वाला। हाँ, ये आपने एग्जाम्पल सबसे ज्यादा सुने होंगे बॉब एंड एलिस वाले, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी है तो। राइट। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा एग्जांपल अगर आप इंटरनेट पे सर्च भी करोगे ना तो बॉब एंड एलिस वो डायग्राम, बॉब ने मैसेज किया एलिस को हाय, तो रिप्लेस हो गया बाय से। हाँ। फेमस मीम है बॉब एंड एलिस। राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज कन्वर्ट ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी। तो आपने मूवीज देखी होंगी आयुष, लाइक द बॉस, शिवाजी द बॉस। Right, I remember that. Commando 2 also I remember. कोई नहीं, देख लेना, ठीक है? मूवीज देखो, अच्छे होते मूवीज देखना। हाँ, मैं देखता हूँ बीच में। तो मूवीज, हमें ऐसी मूवीज तो डेफिनेटली देखनी चाहिए जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ टेक्नोलॉजिकल थिंग मिले हमें। हाँ, मतलब कुछ अलग सा। तो कमांडो 2 भी देखो, ठीक है? अगर देखेंगे तो उसमें भी पता चलेगा ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी का एक कन्वर्जन दिखाया है, ठीक है? राइट। ओके, सो लेट्स सी द मूवी फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज ATM फ्रॉड। ये तो आजकल चल रहा है। ATM कार्ड सुना है ये? यस, टोटली। सुना है, नहीं सुना है, क्या कह लो? सुना है, मतलब सुना है इसके बारे में। क्या करते हैं ये समझ लो, एक स्ट्रीमिंग डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है? या फिर फेक स्कैनर यूज करते हैं जिसके अंदर आप अपना चिप लगाते हो स्कैन करने के लिए, एंड आफ्टर क्या होता है वो क्लोन कर लेते हैं उसको, कर देते हैं, है ना? अच्छा, एक पहले उसका वो दिखाता हूँ आपको, MITM का एक लेटेस्ट अटैक है।
ओह यस, Zoom अकाउंट ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है लेकिन Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosts That it on many occasions, if the Western countries put guns in the hands of the Indian soldiers, they kill Kashmiris. And if they empower them, if they empower them economically, then that power is used to develop the people of Jammu and Kashmir. So as sanctions movement. Let me also tell you that बैंड बजा देती इनकी। सुन लो पीछे क्या बज रहा है। ये अच्छा किया था इन लोगों ने। और ये आई गेस 1 वीक पुरानी बात है, अभी 1 हफ्ते। हाँ मतलब लेटेस्ट है ना ये। हाँ ये लेटेस्ट है बिल्कुल। अरे इसका तो बड़ा मीम बना है उस पे, क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे। मतलब यार इन लोगों ने हर कैसे मतलब ये कम्युनिटीज हैं कहाँ एग्जिस्ट करती है पता भी नहीं चलता है, बट ढूंढो तो मिलती नहीं। कम्युनिटीज आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये हमारे बीच में ही है सारी, पता है। राइट। बट कोई आपको अलग से बताएगा नहीं ना। हाँ कि until unless you are not that good they'll contact you on your own I guess शायद ऐसा ही होगा। we also very clearly state that we the people of Jammu and Kashmir with the help and with right of freedom. Malik, kindly mute your ये देखो camera. किसी का और का ऐड कर दिया है। Your experience on Kashmir issue is unmatchable. Your contribution, mashallah, to Kashmir issue in the United Nations and now as the president is exceptional. We expected all this, what's going on, well in advance, because I know that people in our neighbor country, Syria, the occupier of Kashmir, doesn't have any patience. Let me take this person out, because this person does not have the patience to hear the truth. Now, who is this? Let me try to find out. देखो क्या बोला है इसने। Now who is this? Now that we talk to customer, so although we had our very dear friend and honorable leader, we are Indian. We will kick you. We will kill every one of you. Thank you so much for admitting that you are the president. बैंड बजा दिया। बैंड बजा दी है ना। ओके सो अब बात कर लेते हैं अपने उस पे, क्या कहते हैं हमारे एटीएम वाले पे, है ना। तो एटीएम क्लोनिंग फ्रॉड, पहले तो ये वाला देखेंगे फिर दूसरा वाला देखेंगे। सर गाड़ी की चाबी देख रहा हूँ कई दिनों से लेट आ रहा सर। एटीएम कार्ड का बताएंगे कि ऐसा से कितनी एटीएम हैकर्स डिटेल्स निकाल कर आते हैं कि अपना अकाउंट। ये स्कैमिंग डिवाइस के दोनों पार्ट्स हैं जो ये एटीएम में आपके लगाए जाते हैं। एटीएम में इसको ये लोग इस ढंग से यूज कराते हैं, ये यहाँ पे कार्ड रीडर की जगह पे इसको लगा देते हैं डुप्लीकेट, ठीक है। और एक ये है रिकॉर्डिंग इनकी, जिसमें मेमोरी कार्ड, बैटरी वगैरह सब यूज करते हैं। इसको लगाने का इनका तरीका ये है, यहाँ पे बिठा देते हैं ये कीपैड के ठीक ऊपर, जिसमें कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे से आपका कार्ड स्कैन होता है और पिन नंबर दोनों जाते हैं, ये पूरा जाता है, कैच करता रहता है। और इसको ही दूसरे तरीके में ये लोग बना के सीलिंग है आपका, इस पे लगा देते हैं। अदरवाइज इधर ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां से आपका कार्ड स्कैन होता है, ठीक है। इससे बचने के लिए सीधा विकल्प है, जिस एटीएम पे आप जाते हैं कीपैड डुप्लीकेट लगा देते हैं, सेम पॉलीथिन का बना हुआ रहता है, उसको उखाड़ के देखिए, इसमें थोड़ी सी उंगली रगड़ेंगे, थोड़ी सी सावधानी देंगे, आपको पूरा निकल आएगा।
पूरा मिलेगा। जैसे कि ये निकला जो गम से चिपका हुआ था, ये गम पीछे लगा हुआ है, इसको भी डबल टेप से चिपकाया गया था। जो ये टेप, ये गोंद इसका मर चुका है, ये है ऑप्शन जिसमें कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा लगा हुआ है, ये इनकी किट लगी है, यहाँ मेमोरी कार्ड लगेगा, 16 GB का भी लगा, 16 GB का यहाँ पे लगा हुआ है इनका। तो देखा आपने, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में इस समय हम लोग सदाबहार चौक स्थित जो वो जो तरीका था वो तो आपने देख लिया, ठीक है। एक और इफेक्टिव वे है, ठीक है, जिसका हम क्या करते हैं, स्कीमर डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा। तो ये वो बताएगा आपको। एटीएम है जो नामकुम में है, हम लोग वहां उस एटीएम में आए। इस एटीएम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए, तो हम देखते हैं कि इस एटीएम में लोग ऐसे क्या चेंजेस लाते हैं, या ऐसा साइबर अपराधी होता है वो क्या करता है, इसके वजह से जो लोग हमारे हैं ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जब भी हम किसी एटीएम में घुसे तो सबसे पहले वहां पे हम अवांछनीय जो परिवर्तन है उसको जानने की कोशिश करें। उसमें हम सबसे पहला काम ये देखेंगे कि ये हमारा जो स्कीमर डिवाइस है, यहाँ जो स्किम करते हैं, यहाँ कार्ड हम जो स्लॉट लगाया हुआ है, इस स्लॉट को हम खींच के देखेंगे कहीं ये डुप्लीकेट स्लॉट या इसके ऊपर कोई स्लॉट तो नहीं लगा हुआ। अगर इसके ऊपर स्लॉट लगा है तो तुरंत बैंक के पदाधिकारी को 100 डायल करके और टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो पैड है, इस पैड के सारे बटन काम करते हैं नहीं करते हैं। अगर ये बटन काम नहीं करते हैं तो आप तुरंत बैंक को बताएं कि कैंसिल बटन हैंग किया हुआ है, या क्लियर बटन हैंग किया हुआ है, या एंटर बटन हैंग किया हुआ है। इस हैंग को हम लोग बताते हैं। दूसरा, तीसरा चीज है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि जो पैड है इसके ऊपर में किसी भी तरीके से कहीं कोई कैमरा तो नहीं छुपा के फिट किया गया है। अगर कोई कैमरा आपको लगता है तो आप तुरंत बैंक पदाधिकारी को इसके बारे में बताएं। आप जब भी पिन अपना एंटर करें हमेशा इस पिन को इस तरह से हाथ को छुपाकर अपना पिन एंटर करें, ताकि आपको कभी भी ठगी का शिकार नहीं हो सके। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपके एटीएम में आपके अलावा अगर गार्ड है तो ठीक है, अदरवाइज गार्ड नहीं है तो आप बाहर के किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें। आपका जो कार्ड है वो सिर्फ आपके निजी इस्तेमाल के लिए है। आप इसको कभी भी किसी दूसरे से, अनजान व्यक्ति से मदद लेने से पहले 10 बार सोचें। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी और के द्वारा करवाते हैं तो आप ठगी के शिकार हो जाते हैं और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब हम इस तरह से देखते हैं कि हम लोग कार्ड को जो क्लोनिंग होता है, जो बहुत शिकायत इस सदाबहार जो स्थित जो एटीएम है जो नामकुम में है, यहाँ कार्ड क्लोनिंग के बहुत शिकायत है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कार्ड क्लोनिंग होता कैसे है और किस तरह से लोग उस पर ठगी के शिकार होते हैं। आप जब भी किसी एटीएम में आए तो सबसे पहले यहाँ के जो अवांछनीय परिवर्तन है उसको देखें। आपसे जो कोई इस जो आपका कार्ड का स्कीमर है, कार्ड स्कीम जो करता है, ये स्कीमर के पास उसने अपना एक किट लगा दिया जो बिल्कुल हूबहू दिखता है, जो एक फर्जी स्कीमर होता है। इसमें आपने जब अपना कोई कार्ड डाला, आपने इसमें यहाँ पे अपना कार्ड डाला, कार्ड डालने के बाद क्या हुआ कि इसने स्किम कर लिया, इसके साथ चिप लगा होता है। इसका एक तरीका और भी होता है, कोई लोग आपसे वो मशीन के बटन को हैक कर देंगे, आपके मशीन को जाम कर देंगे। जाम करने के बाद कोई पीछे से आपकी मदद के लिए, आपको लगेगा वो बहुत ही मददगार व्यक्ति है, उसकी तरफ ध्यान को नहीं, वो मददगार व्यक्ति आपके साथ ठगी कर सकता है। वो इस तरह का डिवाइस लेकर के अंदर आता है। ये बिल्कुल ही छुपा के इस्तेमाल करता है। ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है, ये स्कीमर डिवाइस होता है। ये डिवाइस में कुछ नहीं करना होता है। इस डिवाइस को इसने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपसे कार्ड मांग के दिखाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो आपसे कार्ड लेके बिल्कुल उसको इस तरह से अपने पास वो छुपा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके पास कोई स्कीमर है। इस तरह से बिल्कुल वो अपने पास छुपा दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कार्ड मैंने स्कीमर डिवाइस इस तरह से पकड़ा। इससे बोलेगा, वो अपने आप को बोलते हैं कि ये जो है आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, इस पर कुछ गंदा लगा हुआ है। वो आपसे साफ करने के बहाने उसे साफ करते करते तो आपका स्कीमर से स्किम कर दिया। आपका आराम से डाला और उसने आराम से स्किम कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा, आपका सारा डेटा इसमें आ गया। अब वो इस डेटा को जा करके इसी बैंक एटीएम में चढ़ा करके आपका सारा ट्रांजेक्शन निकाल देगा। वो ट्रांजेक्शन कैसे करता है, वो पिन कहाँ से प्राप्त करता है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसको बात को समझ लीजिए। जो आदमी आपकी मदद करने आया था वो पीछे से छुप कर आपको बोलेगा कि आप डालिए, मैं घूम जाता हूँ। वो घूमेगा नहीं, वो अपने तिरछी नजरों से उसे देखेगा और एटीएम जो है उसको स्किप कर लेगा। एटीएम स्किप करने के बाद आपका पिन देख लिया और उसे आपकी कोई जरूरत नहीं है, ओटीपी की जरूरत नहीं है। वो किसी भी दूसरे एटीएम में जाके
कार्ड आपका जो क्लोन कार्ड है, उस क्लोन कार्ड से आपका पैसा निकाल सकता है, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इस तरह से सुनिश्चित करते हुए ही हुआ ना कुछ यस, स्कैरी है ये सब। स्कैरी है ना। अब और इस इस प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने एटीएम्स हैं उनमें एक लिमिट सेट कर दी है कि इफ यू आर ट्रांजैक्ट द 10,000 रुपीज दैट्स ओके। अगर आप 10,000 से ज्यादा अमाउंट निकालते हो ऑन द एटीएम तो नए जितने भी सिस्टम्स हैं उनके रिगार्डिंग आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ओके, You have to set the OTP into your machine and after that the transaction will done. ये सही है। तो ये निकाला है बट हर जगह अभी वैलिड नहीं है, हर जगह नहीं चल रहा है बिकॉज इसके लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नीड है। जैसे कि पहले आपका जो सबसे पहले एटीएम मशीन चलती थी दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपी। करेक्ट, यस यस। फिर अब इन्होंने लिनक्स पे स्विच किया उन्हें, है ना। तो कुछ जगह पे अभी भी ऐसी हैं, अगर आप ओल्ड मशीन्स देखोगे जाके लाइक आउटर एरियाज में तो वहां पे एक्सपी मशीन्स लगी हुई हैं। तो वैसे नया जो प्रोसीजर है उसे स्विच होने में थोड़ा टाइम लगेगा, नया उसके लिए हार्डवेयर चाहिए, तो हर जगह नहीं है बट हाँ कुछ जगह पे आप ऐसा देख सकते हो अभी। So this is the type of fraud जिसे हम कहते हैं एटीएम फ्रॉड या क्लोनिंग ऑफ एटीएम कार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास DOS अटैक। Now what is that? DOS attack is basically called as a denial of service attack and this basically perform over the router and servers. Router because router is also having the DHCP server, right? Right. Acha, only this attack is not only to perform over the routers and servers also, it is also perform over the systems also because your system is also having a server. Right? FTP सर्वर होता है आपके सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर HTTP सर्वर, अपाचे सर्वर भी होता है ना। तो ये सारे सर्वर्स का यूज हो सकता है अटैक के लिए जिसे हम DOS के थ्रू करते हैं। राइट राइट। नेक्स्ट MITM आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? करेक्ट। स्पैमिंग भी एक होती है जिसे कहते हैं फेक मेलिंग सिस्टम। फेक सिस्टम में क्या करते हैं, लाइक सपोज दैट आई एम जस्ट यूजिंग योर मेल आईडी टू सेंडिंग someone's mail ID and basically I am not signing up with the credentials of your mail ID, like आपका जो Gmail या जो भी है आपकी, उसमें मैं आपका पासवर्ड भी नहीं चाहिए मेरे को। I can send the mail and the person is basically receiving the mail from your mail's ID, but if you are going to check into your send box there is no mail is sent by you exactly, मतलब वहां पे कोई क्लोन मिलेगा ही नहीं उसका, ठीक है। बट वो मेल अगर वो चेक करेगा पर्सन तो आपकी तरफ से ही सेंड किया गया होता है, ठीक है। आपकी मतलब वो होगी ना, मतलब क्या बोलते हैं, आप मेरी तरह स्पूफ करोगे। एग्जैक्टली, तो इसे मेल स्पूफिंग भी बोलते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, आपके सोशल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ अटैक, जो कुछ टाइप्स ऑफ अटैक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे थे। बाकी इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द मोर अटैक्स जस्ट गो ऑन द गूगल एंड सर्च द साइबर अटैक्स एंड यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर। क्लियर? राइट राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दैट इज द रूल्स ऑफ एथिकल हैकर्स। तो रूल्स ऑफ एथिकल हैकर्स में सबसे पहले लाइक आप कंपनी के अंदर जब काम करोगे तो केवल 4 ही रूल नहीं है, वहां पे आपका NDA एंड आपका जो NOC होता है पूरा साइन होता है, लगभग 10 से 20 पन्ने का पूरा एक सेट होता है जो आपको पॉलिसीज एंड कंट्रोल, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंट्रोल्स को पढ़ के ही आप साइन करते हो, है ना। बट ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग फीचर्स तो यू जस्ट नो अबाउट बेसिक 4 रूल, ठीक है। कौन कौन? पहला, get a written permission from the owner as well as organization before performing hacking. Right. Hacking करने से पहले written permission चाहिए। If you don't have a written permission, you cannot perform any type of hacking, right? Right. Maintain the privacy of that organization. जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप हैकिंग कर रहे हो उसकी मेंटेन रखनी प्राइवेसी। ये नहीं कि आप गाते घूम रहे हो कि आई एम जस्ट गोइंग एंड आई एम द BAPT एनालिस्ट इन दैट कंपनी, मुझे कंपनी की तरफ से टारगेट मिला, मुझे BAPT करना है, मैंने वल्नरेबिलिटी इतनी निकाली। सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग विद द मेट्रो एंड कोई पीछे पर्सन खड़ा हुआ है, वो आपको टारगेट कर रहा है, सुन रहा है, आपके थ्रू ही उस पर्टिकुलर कंपनी को हैक कर ले, क्योंकि आपने तो पहले वल्नरेबिलिटी निकाल ली है, पहली वल्नरेबिलिटी बताई थी उसको, तो वो उससे यूज कर सकता है। So maintain the privacy of that organization. Next, transparently report to the owner as an organization about the weakness. जिससे related जो vulnerability आपको मिल रही है, that is related to transparently, मतलब that is related to completely vulnerability things,
तो आप बताओगे लाइक हमें पता है जैसे कि FTP सर्वर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ओपन मिल जाता है ना? किसका टैग ओपन? लाइक अगर हम सिस्टम बेस एनालिसिस कर रहे हैं, होस्ट बेस राइट तो हमें पता है कि FTP सर्वर हमें ओपन मिल जाता है ना? FTP ओपन मिलता है हम लोग। तो उस टाइम पे आपने वहां पे फायरवॉल में उसे कॉन्फ़िगर करने से छोड़ दिया, आपने नहीं बताया कि FTP ओपन था और पर्सन, क्योंकि आपको पता है ओपन ही मिलता है, तो एक तरीके का फ्लॉ बन सकता है आगे जाकर, है ना? तो आप बताओगे, हर चीज बताओगे कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, मतलब असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में मुझे सब कुछ बताना ही होगा। बिल्कुल, आपको हर एक चीज बतानी है। आपको पता है ओपन मिलता है, उन्हें पता है ओपन मिलता है, बट स्टिल यू हैव टू टेल देम कि ओपन है। तो वो होता है आपकी क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, यानी ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट टू द वल्नरेबिलिटी अबाउट द वीकनेसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द ओनर। लास्ट है इन्फॉर्म द रिलेटेड इशू टू द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर वेंडर। अच्छा, आप डायरेक्टली वेंडर को नहीं बताते हो, बट हाँ यू जस्ट इन्फॉर्म टू द टीम। एक अपनी आईटी टीम को बताना है मुझे। हाँ, जो भी आपकी टीम है, जो भी वहाँ पे मेन टीम है, एडिटिंग टीम है, आप उसको बताओगे कि these are the vulnerabilities are basically available there, तो वो they are just going to inform to the software and the hardware, ठीक है? राइट। ये बेसिक 4 रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर जॉइनिंग द any type of company that is a VAPT based on the cyber security, राइट। ठीक है? राइट। Okay, कुछ टास्क हैं आयुष जो आपको करने हैं। First task, that is you have to learn about the Edward Snowden life history. You have to learn about the life cycle of Kevin Mitnick, यानी and you have to learn about the Persian tablet. ठीक है? तो I guess Persian tablet. हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, अब सही आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। Have you heard that named as a Persian tablet? नहीं, ये नहीं सुना मैंने। Okay, गूगल के लिए सिक्योरिटी जो बेस है ना, उसका नाम है Persian tablet. हेलो प्रिंसेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं सर। हेलो, आवाज आ रही है आयुष? हेलो सर आपकी वॉइस। हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी? सर आपकी वॉइस एकदम ब्रेक हो गई है। हेलो, कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके, ग्रेट। सो पर्सिया टैबलेट जो है उसे प्रिंसेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी प्रिंसेस जो गूगल को सिक्योरिटी देती है वो कौन है? पर्सिया टैबलेट, ठीक है? ओके ओके, सो आपको इसके बारे में पढ़ना है एंड दिस इज द लिंक ऑफ, इट विल गिव यू द related uses of the, sorry, not the related uses, it will explain you the Kevin Mitnick. तो एक वीडियो देखते हैं, this is our last video of today. As a director, having Google Apps on my OnePlus Nord makes my job a lot easier. Kevin Mitnick is considered one of the most wanted hackers of all time. He toyed with society, riding buses for free, intercepting phone calls, and manipulating McDonald's drive-thru speakers. And of course, gained unauthorized access to dozens of computer networks. But he never hacked for money, nor did anything malicious with the sensitive data he uncovered. That's why the FBI wanted to find him, so they could bring him over to their side. How many hacking tricks did he pull? And did the FBI finally catch him? Let's find out. From a young age, you could tell that Kevin Mitnick had something special about him. He'd found ways to manipulate the system and twist an arm here and there to get what he wanted. At age 12, back in 1975, while his schoolmates were paying for the bus, he already found his first way to hack society. At the time, Los Angeles Transit used a punch card system. Every time you wanted to ride the bus, your ticket would get a very specific hole. However, he noticed that all of the bus drivers used the same hole puncher. That was the only piece of information he needed. With a smile on his face, he managed to convince the bus driver that he was working on a school project and asked for a sample hole punch and the location of where he could buy his own puncher. Now, with his very own hole puncher, he went dumpster diving for unused transfer slips next to the bus company garage. From then on, he rode the bus for free. The act of tricking the bus driver actually has a name. It's called social engineering. And it's what psychologists use as a term to describe the manipulation of people
into performing actions or divulging confidential information. As it turns out, Mitnick, even in the tender preteen age, was a master of it. After he'd finished up making the Los Angeles transit system his slave, he migrated to a new form of social hacking, phone phreaking, with a PH. Back before the internet was widely accessible, telephones were one of the most commonly hacked technologies. Phone phreaking was particularly popular from the 60s through the 80s. The hackers would learn how the phone operating systems worked and then find a way to exploit them. Phone phreakers such as Kevin could collect sensitive phone numbers, mask their own phone numbers, and even charge the cost of their calls to complete strangers. Very sneaky. Mitnick could take it one step further. He'd amassed such an in-depth know-how of the phone systems that he could even imitate dial tones just by whistling. So by making a few high-pitched squeaks, he could make international phone calls without forking over a single penny. Even though he could use his societal and technological hacking abilities for all kinds of illegal activities, in his teenage years, he mostly used them for fun. With the help of his friend Lewis, Kevin decided it would be a hoot to hack into a McDonald's drive-thru speaker. Using a modified two-way radio, he was able to override the system. And instead of the drive-thru speaker directing into the cashier's headset, it directed into Kevin in the parked car across the street. This meant that he could reply to the customer's orders, pretend to be the employees, and play all kinds of pranks. When the cashier realized that something fishy was going on, he went out to investigate. When peering into the speaker, Kevin shouted through the radio, "What the heck are you looking at?" And as you'd expect, the cashier got one mighty fright. So, as you've surely learned by now, Kevin Mitnick was one talented youngster who had no problem taking plenty of pleasures by manipulating systems. But let's rewind for a second. Who is this guy? Where'd he come from? And how did he learn about all these nifty hacks in the first place? Well, we'll tell you. He was born in Van Nuys, which isn't too far from Hollywood. He attended the James Monroe High School, during which he became an amateur radio operator. This first-hand experience in the radio room is what helped him to understand how electronic wavelengths and signals worked, which correlated with the phone phreaking days. The radio room would have also given him access to computer systems and software that the majority of teenagers in the world hadn't even heard of. As technology advanced, so did Mitnick's skills. It was 1979, when he was just 16 years old, that he gained his first unauthorized access to a computer network. That network belonged to a company called Digital Equipment Corporation, or DEC, and he broke into their system and copied the company's software. Although this would come back to haunt him some 9 years later when, spoiler alert, he was charged and convicted for it. Then in 1981, the 17-year-old Kevin and a friend named Louis DePayne hacked the mainframe Cosmos computer system for Pacific Bell, a phone company now owned by AT&T. Once Kevin had maneuvered into the mainframe, he could divert the phone lines and intercept any of the calls going through the exchange. Regular folk who used Pacific Bell service quickly started to complain about what they thought were errors and pranks. Fair enough, too, because Kevin would answer these calls himself, and he wasn't afraid to throw a few tasteless jokes around. With an obvious interest in Pacific Bell, one night, Kevin snuck into the building where Cosmos was housed. He took manuals and documents containing a stack of passwords. The plan was simple. Take the documents, photocopy them overnight, return everything exactly where he found them before morning. What Kevin didn't count on, however, was that Louis was telling another friend, and that friend ratted him out to the police. This put Kevin on the watch list. Cops pulled him over the next day, and he was sentenced to 3 months behind bars with a year's probation. Ouch. You'd think that after winding up in prison that Kevin would have learned his lesson, but nope, entirely the opposite. Once he was released on probation, full of crazy ideas in his head, he dove straight back into the hacking pool. His next project? Hacking the NSA and listening into conversations of the world's biggest wiretappers. But it was 1983 that was perhaps his greatest hacking achievement. At the time, he was studying at the University of South California. Using one of the machines at the university, likely a TRS-80 computer system, Mitnick gained access to something called ARPANET. Think of this as one of those ancestors of the internet, except this was reserved for the army, large corporations, and universities. In other words, it was really important. Fast forward to 1987, where Kevin, along with his pal Lenny DiCiccio, gained access to the internal network of the research laboratory at DEC. This wasn't an overly complicated hack because Lenny DiCiccio actually worked there and could point Kevin in the right direction. Of course, access into the system was quickly gained. For Kevin, this time was different from the previous hacks. He wasn't infiltrating the network for fun, curiosity, or for a challenge. He had a goal: to seize the source code of a particular operating system called VMS.
Mission accomplished, but again, Kevin ended up being caught. Although it wasn't because of his own oversight, it's because somebody else turned him in. It was Lenny DiCiccio that betrayed him. He informed DEC about Kevin's hack into the company network, and then agreed to be an FBI informant, wearing a wire when he invited Kevin over to his house to discuss the next stage of their plan. For this crime, Kevin was sentenced to a year in prison and had to take a 6-month program to treat his computer dependency. Did the program work? Not a chance in hell. After more hacks into companies like IPM, Nokia, and Motorola, more arrests, more probations, and an FBI hunt that led agents all the way to North Carolina, he was found. Following years of hiding, Mitnick was discovered and arrested in February of 1995 at his apartment in Raleigh, making the end of a well-publicized manhunt. The straw that broke the camel's back was when he hacked into the computer system of Tutsumo Shimomura, a research scientist. Shimomura, unhappy with being on the receiving end of it, traced the hack to a modem connected to a cell tower near Raleigh. And it didn't take the police long thereafter. For the hundreds of hacks that he had orchestrated over the 2 decades prior, Mitnick was charged with 14 counts of wire fraud, 8 counts of possession of unauthorized access devices, the interception of wire and electronic communications, unauthorized access to a federal computer, and causing damage to a computer. That's a pretty hefty rap sheet. Following his release on January 21st, 2000, Kevin met a fork in the road. He could either continue down the route he was going, hacking into companies, stealing information, and making a mockery of governments, or he could put his talents to good use. So he went full 180. Instead of working against the companies, a hobby that made him one of America's most wanted, he decided to work for them. The FBI was aware that despite Mitnick's easy access to credit cards, social security numbers, and proprietary software, he never spent a dime of other people's money. Credibility was key for his shift from the dark side to the light side. These days, Mitnick is no longer the hacker feared by governments, telephone companies, and the American public. He's working for the good guys as a paid security consultant, public speaker, and author, running his own security consultancy business that he calls Mitnick's Absolute Zero Day Exploit Exchange. Kevin offers security consulting for Fortune 500 companies and the FBI, and performs a number of security testing services for the world's largest companies. On top of that, he teaches social engineering classes to government agencies, showing them how to benefit from it, and also how to protect themselves from exploitation. True to his history, however, there's always a trick up his sleeve. The business cards he gives out at events, well, those double as lock-picking kits. Seriously, though, did you expect anything less? Despite the huge manhunt and the hacking of hundreds of companies, the way Mitnick tells it, he never meant any harm. In his very own words, quote, "I never in doing this wanted to harm anybody. I was just having fun. I was being the magician by breaking the systems and getting the code. That's why I was going after cell phones. That's why I was going after operating systems, to become better at hacking them," end quote. Of course, not everybody agrees with Kevin's view. He did, after all, spend 5 years in prison for stealing software from a range of companies, costing them hundreds of thousands of dollars. And even as early as his LA bus riding days, he was exploiting the best quality in people, their desire to help a fellow person. So what do you think about Kevin? Is he friend or is he foe? Let us know in the comments. Don't forget. ये मस्त आती है. इसने सारे अटैक सोशल इंजीनियरिंग पे ज्यादा किए ना. सोशल इंजीनियरिंग के इसको जो केविन मैटनिक है वो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है. तो सोशल इंजीनियरिंग रिलेटेड अटैक सबसे ज्यादा जो मतलब मार्केट में लॉन्च किए थे स्टार्टिंग से वो इसी ने किए थे. अच्छा. तो बट डिफिकल्ट है ना अजय सर ये तो पुल. इंजीनियरिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है बिकॉज इट्स अ माइंड मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट. आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आपके कंपनी में एचआर होगा, है ना. एचआर is also using the social engineering thing, but that is not aware about the social engineering. They simply manipulate the mind. Right. है ना. अपना काम बनवाने के लिए करते नहीं है. करते हैं सर. आईटी वालों से तो बहुत करवाते हैं. Exactly. तो वही वाली चीज है, बट वो बोलते नहीं है, है ना. तो उनको पता भी नहीं है. But if you are a hacker, तो you know very well about that is a social engineering. Right, sir. Right. So this is all about the today class, Ayush, and I'm just going to share my notes. जिससे आपने पढ़ा है वो शेयर कर देता हूँ, तो you can learn it from there, right? आप Gmail पे कर देंगे वो शेयर मुझे? नहीं, मैं आपको एक लिंक दूंगा अभी, आप उस लिंक के थ्रू उसको पढ़ोगे, ठीक है? ठीक है, ओके. और सर क्या कहते हैं, कल फिर हम लोग की क्लास सेम टाइम होगी? कल जो क्लासेस है वो सेम टाइम